नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी अभिषेक और साथ ही साथ विकास। तो देखिए, आज का दिन एक और इंटरेस्टिंग डे होने वाला है क्योंकि आज सुबह जो हमने शुरुआत की है वो है डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री से। हालांकि उन्होंने ज़रूर बोला है कि वो यूएस अपने ट्रूप्स जो है ईरान से बाहर ज़रूर लेगा। कहीं ना कहीं ये वॉर जो है उनको ख़त्म होती हुई दिख रही है, बट साथ ही उनका ये कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्ते जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। शायद बड़े हमले हो, पावर प्लांट्स जो हैं कहीं ना कहीं अटैक हो, और इसके चलते जो है हम देख भी रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों में इसका एक इम्पैक्ट देखते हुए दिख रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या कल की तेजी, भारतीय बाजारों की तेजी होगी हवा या फिर अभी भी हैं आपके लिए मौके? यही सब समझेंगे अगले 2 घंटे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ पैनल पे जुड़ेंगे और उनसे हम लेंगे उनकी दमदार ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही आपको बताएंगे कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पे देखने को मिलेगा। तो हो जाइए तैयार, बट आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नजर। तो सबसे पहले तो ईरान के इंपॉर्टेंट कमेंट्स, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 2 से 3 हफ्ते में जोरदार हमले होंगे और इसके लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाना चाहिए। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर वो कंट्रीज जो हैं अपने कदम उठाएं जिनकी डिपेंडेंसी इस पर ज़्यादा है। अगर उनको तेल खरीदना है तो वो यूएस से खरीद सकते हैं। यूएस के पास भरपूर सप्लाई फिलहाल इन अभी मौजूदा हालातों में है और इसी को लेकर हम कच्चे तेल पे भी एक बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं क्योंकि तनाव तो बढ़ने की आशंका है ही। अगले 2 से 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ईरान इस पे किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच आप देखिए, ब्रेंट 4% चढ़कर $105 के पास आता हुआ दिखा है, बट एफआईआईज की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए, इंटरेस्टिंगली कल हमने जिस तरीके की तेजी देखी और भारतीय बाजार कहीं ना कहीं हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, बट एफआईआईज की तरफ से एक बड़ी बिकवाली का आंकड़ा आया है। 8,330 करोड़ के आसपास की उन्होंने बिकवाली की है। लगातार 22वां दिन है जहां पर वो शेयर बेचते हुए नजर आए हैं कैश सेगमेंट में। कब वो लौटेंगे भारतीय बाजारों में, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से कई सारे काउंटर्स आज एक्शन में रहेंगे। खासतौर से नजर रखें कर्नाटका बैंक, साथ ही साथ वी मार्ट और V2 रिटेल पे, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो काफी मजबूत हैं। अब देखते हैं कि ये काउंटर्स पे किस तरीके का इम्पैक्ट रहेगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर जो था वो ट्रंप का स्टेटमेंट, जो ट्रंप का अमेरिका के नाम संबोधन, अमेरिका के लोगों के नाम जो संबोधन था, वो सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पे कुछ खास मिला नहीं। उम्मीद ये की जा रही थी कि ईरान पर कहीं ना कहीं वो सीज फायर की घोषणा शायद कर दें, शायद वॉर जो है वो एक डेडलाइन दे कि हाँ इतने दिनों में अब खत्म हो जाएगी, 2 या 3 दिनों में। लेकिन वैसा तो कुछ आया नहीं, उल्टा ये बात जरूर उन्होंने कह दी कि 2-3 हफ्तों में जोरदार हमले करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको ट्रंप की वो स्टेटमेंट सुनाते हैं जिस स्टेटमेंट ने बाजारों का मूड थोड़ा बिगाड़ा है। उसके बाद फिर अभिषेक के पास चलेंगे और ग्लोबल बाजारों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप ये सुनिए। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again.
बिल्कुल। तो ये आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति जो अपने स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि ईरान को लेकर उनके आगे के क्या प्लान्स हैं। इनफैक्ट वो अब बड़े हमलों की चेतावनी भी अब दे रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक गुड मॉर्निंग। मैं आपसे दो चीजें समझना चाहता हूं। पहले तो ये कि ट्रंप के स्टेटमेंट को कैसे रीड किया जाए, क्योंकि ट्रंप ने जो बयानबाजी आज की है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, वो कहीं ना कहीं बाजारों के लिए नेगेटिव जा रहा है। और दूसरी चीज ये कि ओवरऑल ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत आज हमें भारतीय बाजारों के लिए मिल रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए? देखिए विकास, ट्रंप ने जो कुछ कहा है वो अपने देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में महंगाई की आग बहुत तेज़ी से भड़की है। वहाँ पर जो गैसोलीन है यानी कि पेट्रोल है वो $4 प्रति गैलन के ऊपर के भाव का हो गया है और देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नो किंग्स रैलियाँ हुई हैं, लोग भड़के हुए हैं, विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है। तो ट्रंप के बेसिकली अपने देश के लोगों को ही लुभाने की कोशिश थी। और देखिए झूठ बोलना उनकी पुरानी आदत है, झूठ पर झूठ वो बोले जा रहे हैं। आज भी कई सारे झूठ उन्होंने बोले। पहले तो उन्होंने कहा था कि नहीं 2 से 3 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा। आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं युद्ध अभी 2 से 3 हफ्ते और चलेगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने सारे न्यूक्लियर साइट ईरान के तबाह कर दिए हैं, फिर ज़रूरत क्या है अब ईरान पर हमले करने की और ये कहने की कि हम उनको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। इसके अलावा पहले उन्होंने कहा था, जब एक इंटरव्यू दिया था, काफ़ी चर्चा हुई थी कि हमारी ईरान के तेल पर नज़र है, और अब कह रहे हैं कि नहीं हम मिडिल ईस्ट का कच्चा तेल चाहिए नहीं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम अपना जो तेल है अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने की बात क्या कर रहे हैं, फिर उसका मतलब ही नहीं है। वो हट जाएं तो खुद ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। तो ये उनकी टैक्टिक है। लेकिन ये उन्होंने जो कहा है कि अब ये 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर और जोरदार हमले करेंगे, ये निश्चित तौर पर बाजार के लिए एक डैम्पनर है। और डैम्पनर इस वजह से ज्यादा है क्योंकि एक 3 दिनों का लंबा वीकेंड हमारे सामने खड़ा है। और आप ये देखिए विकास की उनके भाषण से पहले और भाषण के बाद तस्वीर काफी तेजी से बदली है। आप आंकड़े देखिए, डाउ फ्यूचर भाषण से पहले सिर्फ 50 अंक नीचे था, अभी लगभग 350 अंक नीचे है। निक्केई करीब 350 अंक ऊपर था और अभी हम देख रहे हैं कि 600 650 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। कोस्पी 1% ऊपर था, अभी करीब करीब 3% नीचे है। ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे का था, अब $105 के ऊपर का है। और अगर हम गोल्ड की बात करें, $4785 के आसपास के भाव थे। और उनके भाषण के बाद हमने देखा कि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ और उसके चलते सोने का जो भाव है वो गिर के आ गया है $4675 के आसपास के। तो ट्रंप ने विकास परेशान किया हुआ है और हम तो पहले से ही कह रहे हैं, कल भी हम कह रहे थे कि नहीं आपको तेजी की नई पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। क्लोजिंग शो का आपको याद होगा तो हमारी राय यही थी। और ट्रंप के भाषणों को, आज के भाषणों को भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तवज्जो उस लिहाज से देने की जरूरत है। बिल्कुल इंट्राडे मेंटेलिटी आपको रखनी चाहिए ट्रंप के भाषणों के बाद, क्योंकि ट्रंप क्या आएंगे, क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, उसका क्या मायने निकाले ये पता नहीं। और ये जब पता नहीं होता है तो इसी के चलते बाजार में होती है अनिश्चितता, और वो अनिश्चितता बाजारों को आज फिर से ग्रिप करेगी। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे ये अनिश्चितता बाजारों के लिए ठीक नहीं है और ट्रंप क्या बोलेंगे वाकई सच में ये पता नहीं है। इनफैक्ट उनके करीबी लोगों को भी कई बार नहीं पता होता है। तो स्टेटमेंट जो है वो बड़े आपको माइन्यूटली जो है वो एनालाइज करने पड़ेंगे कि क्या कह रहे हैं और उसके क्या मायने हैं। चलिए खैर ग्लोबल बाजारों के बारे में समझते हैं। अभिषेक, ग्लोबल बाजारों से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं हमारे बाजारों के लिए? एक तो बात यूएस की आपने बताई कि यूएस फ्यूचर्स में अब गिरावट बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल कल अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग कैसी रही और अन्य एशियाई बाजारों से क्या संकेत हमें मिल रहे हैं? देखिए विकास, कल ट्रंप का कल तक तो यही बयान था कि 2 से 3 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा। तो अमेरिकी बाजारों ने भी उसको चीयर किया और डाउ में हमने देखा कि लगातार तीसरे सत्र में तेजी रही और लगभग 225 अंक ऊपर डाउ जोन्स बंद हुआ था। नेस्डेक की बात करें तो 250 अंकों की शानदार तेजी थी। लेकिन अब कल के लेवल्स का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अब ट्रंप के नए बयान आ गए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्यूचर्स अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। और डाउ फ्यूचर लगभग 350 अंक नीचे है, नेस्डेक फ्यूचर्स में भी भारी गिरावट आ रही है। एशियाई बाजार खुले ऊपर थे, लेकिन ऊपर खुलने के बाद तेज सेल ऑफ हमने देखा है और अक्रॉस द बोर्ड फिलहाल हम गिरावट देख रहे हैं एशियाई बाजारों में, चाहे वो जापान का बाजार हो, कोरिया का बाजार हो, या फिर हांगकांग हो, या फिर चाइना हो। चौतरफा गिरावट है। और आप देखिए गिफ्ट निफ्टी लगभग 400 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। क्या 22,000 का स्तर भी टूटेगा? देखिए 22,000
290 के आसपास तक तो निफ्टी गिरा था, वहां से हमने रिकवरी देखी थी। लेकिन फिर से प्रश्न ये है कि क्या हम 22,000 के निचले लेवल को भी टेस्ट करने जा रहे हैं। तो बाजार में पूरी तरह से अनिश्चितता का माहौल है और कुछ कुछ नेगेटिव्स ये हैं कि आप देखिए कि क्रूड अब $105 के ऊपर है। देखिए $100 का कच्चा तेल भारतीय बाजार को कतई बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि इससे फिर क्या होता है कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है, फिर डॉलर मजबूत और होता है, रुपया कमजोर होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और अल्टीमेटली हमारे जीडीपी पर भी ये हिट करता है। तो ये कतई भारतीय बाजार इसको पसंद नहीं करेंगे। $100 के नीचे आना मतलब $80-85 तक तो चलिए ठीक है, मामला कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा एलिवेटेड लेवल्स हैं। आप 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखिए, उनके भाषण के बाद बॉन्ड यील्ड में स्पाइक अप हुआ है, 4.35% है 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड, ऑलरेडी एलिवेटेड लेवल पर है। डॉलर इंडेक्स जो गिर के आ गया था 99.5 के आसपास, फिलहाल 99.9 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है। तो आज रुपए के फ्रंट पर, इक्विटी के फ्रंट पर ये आज का सेशन निश्चित तौर पर थोड़ा कमजोर होने जा रहा है और ट्रेडर जो है 3 दिन की अनिश्चितता लेकर आगे जाना चाहेंगे नहीं, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि बाजार की स्थिति थोड़ी सी और नाजुक होते आपको नजर आएगी। और जो आंकड़े हैं वो सामने हैं फ्यूचर्स के या फिर एशियन मार्केट्स के, तो एक कल की रिकवरी के बाद भारतीय बाजार में फिर से बेयर्स का पलड़ा आज भारी होता हुआ नजर आएगा। ऑल राइट, तो चलिए ये कुछ संकेत है जहां पर हमें रखनी है नज़र। और जी हाँ, अभी जो फिलहाल मूड देखने को मिल रहा है वो नेगेटिव ही है और क्रूड की चाल को भी क्लियरली वॉच आउट करना है। पर चलिए अब भारतीय बाजारों का सेटअप समझते हैं और रोज़ की तरह हमारे साथ ईटीना और ईटीना स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट जुड़ चुके हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो FIIs की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कल जब हमने एक डिसेंट रिकवरी देखी, तेज़ी देखी मार्केट्स में, हालांकि ऊपरी स्तरों पे हमने उस तेज़ी को सस्टेन नहीं किया। ऐसे में FIIs की तरफ से जो बिकवाली का आंकड़ा आया है वो 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। हालांकि DIIs ने फिर से थोड़ा सपोर्ट किया है, बट कैसे देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को, और इसको देखते हुए बाजार का ओवरऑल सेटअप पे आपका क्या व्यू है? FIIs का तो नेगेटिव है ही। रुपी 2 दिन छुट्टी था रुपी का, तो रुपी में ज़्यादा देखने को नहीं मिला, पर आज रुपी में काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। पर उसके बावजूद जैसे कल हमने देखा कि कल मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुई थी, उस शॉर्ट कवरिंग्स के चलते मार्केट ऊपर बंद हुआ, पर FIIs ने फिर भी 8,331 करोड़ का नेट सेल किया और DIIs ने 7,170 करोड़ के ऊपर का उन्होंने नेट बाय किया है। तो इंस्टीट्यूशनल फ्लोज को देखें तो नेगेटिव रहे कल सेकेंडरी मार्केट में, बट नेट के बेसिस पे, बट मार्केट शॉर्ट कवरिंग की वजह से बढ़ा। तो ये बहुत ही टेक्निकल फैक्टर है, फंडामेंटल नहीं है। लोगों ने शॉर्ट्स अपने कवर कर दिए, उम्मीद किया कि 2-3 हफ्ते में युद्ध ख़त्म हो जाएगा, बट अब जो आ रहा है उसके वजह से ऐसा लगता है कि अगर 2-3 हफ्ते में युद्ध ख़त्म भी होता है तो इसका जो इम्पैक्ट है उसको ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा, और वो जो है कंपनीज़ की अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेगा, कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ को इम्पैक्ट करेगा, पूरी सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करेगा। आपने ऑलरेडी देख लिया है कि गैस सिलेंडर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के, एयरलाइंस अपने फ्यूल सरचार्ज इंक्रीज़ कर रही है। ये सब चीज़ें जो आ रही हैं वो एक तरह से ट्रिकल डाउन करेगा इकॉनमी में, ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। ग्रोथ को क्यों इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ने की उम्मीद है, और इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो RBI के पास जो आर्सेनल है उसमें रेट कट नहीं रहेगा, पॉज रहेगा और कमेंट्री हॉकिश हो जाएगा। तो जो अगले हफ्ते जो RBI की पॉलिसी आएगी उसमें हमको काफ़ी चीज़ें ऐसे दिखेगी कि RBI कैसे इस ग्रोथ को रखे, लिक्विडिटी को मेंटेन करें और रुपी को स्टेबल करें। और रुपी में भी स्टेबिलिटी आ नहीं रही है, मेजर्स के बावजूद नहीं आ रही है, तो वो भी एक चीज़ है जिस पे नज़र रहेगी। और FIIs का जो है सेलिंग अभी जारी रहेगा। बिल्कुल, तो FIIs की बिकवाली अभी जारी रहेगी, ये जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। सर, FNO के संकेतों को अगर देखें, हालांकि दूसरा ही दिन है नई सीरीज़ के अंदर, लेकिन FNO के संकेतों को अगर देखें तो क्या स्ट्रैटेजी आज निफ्टी और निफ्टी बैंक के अंदर होनी चाहिए? देखिए, FNO के जो क्यूज थे वो कल के बेसिस पे थे। कल के बेसिस पे अगर हम देखें तो कल हमने शॉर्ट कवरिंग देखी, जैसे मैंने कहा आपको, और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हमने देखने को मिली हमें 22,700 और 22,800 पे। उसके बाद हमारा जो पुट राइटिंग देखने को मिला था वो
700 पे था और एक 22,000 पे था। तो बेस लेवल पे 22,000 पे राइटिंग हो रही है। और अगर हम वो भी देखें कि ऑप्शंस राइटर्स किस तरह से अपना बेस बना रहे हैं, तो 22,500 और 23,000 के बीच का है। पर जिस तरह से आज मार्केट खुलेगा, उम्मीद ये है कि ये 22,500 को टेस्ट करेगा और उसके नीचे जाएगा। और हमने जैसे कहा कि जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये 22,000 को भी टेस्ट कर सकता है आगे जाके, जिस तरह से सेंटिमेंट आ रहे हैं। बट पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव है, 1.02 पे है। और एफआई लॉन्ग पोजीशन जो थे वो 16% पे है। वो प्राइमरली शॉर्ट कवरिंग की वजह से है, जिसमें हमने देखा कि निफ्टी बैंक में नेगेटिव रहा, नेट लॉन्ग रहे थे एफआई, जिसमें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा। तो काफ़ी लॉन्ग पोजीशन बैंकिंग स्टॉक्स में आए हैं। नेट शॉर्ट्स रहे निफ्टी फ्यूचर्स में 950 करोड़ के नेट शॉर्ट रहे, वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ के लगभग 45,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो पोजीशंस काफ़ी हैं मार्केट में। और ये अब ये देखने लायक है कि यहाँ से कैसे एफआईस और सारे ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे। हम अर्निंग सीजन में घुस गए हैं। अर्निंग सीजन में अब तक जो अपडेट्स आए हैं डिसेंट आए हैं। स्मॉल बैंक्स के अपडेट्स अच्छे डिसेंट ग्रोथ के आए हैं। ऑटो इन लाइन है, कुछ सीवीज में नेगेटिव है, बट ओवरऑल जो है ठीक ठाक लग रहा है। एक नंबर जो हमको फोकस करना पड़ेगा वो जीएसटी का नंबर होगा। जो जीएसटी का नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा कि मार्च का जो जीएसटी है वो अप्रैल में फाइल होता है। तो अप्रैल में जो नंबर आएंगे वो मार्च के नंबर होंगे, तो उसको देखना चाहिए कि जीएसटी कैसे कर रहा है। क्योंकि फरवरी में तो ठीक किया, बट अगर स्लो डाउन हो रहा है टॉप लाइन में, तो आपको जीएसटी के नंबर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। तो वो भी एक फैक्टर है जिसको आप देखिएगा। बट हम अभी अर्निंग्स मोड में हैं, तो अर्निंग्स अब हर कंपनी को अलग अलग देखा जाएगा। मार्केट हर कंपनी को देखेगा और उस हिसाब से वो आगे मूव करेगा। रुपी वीकनेस की वजह से आईटी में टेल विंड रहा है, तो आईटी वो थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट नज़र तो पूरी अर्निंग्स पे ही है। सर जी, सर गुड मॉर्निंग। सर, रुपए में स्पेकुलेशन को कम करने के लिए आरबीआई ने कुछ अतिरिक्त कदम उठाए हैं और अब कारपोरेट आर्बिट्राज पर भी सेंट्रल बैंक की नज़र है। ये मेजर्स क्या हैं सर, और इनका क्या असर नज़र आ रहा है आपको? देखिए, आरबीआई ने बहुत ही कड़ा रुख लिया था पिछले वीकेंड पे, जब उन्होंने कहा कि आप अपना नेट ओपन पोजीशन को $100 मिलियन पे रखेंगे। बैंक्स नॉर्मली अपनी ऑफशोर और ऑनशोर में इन्वेस्ट करती हैं, और ऑफशोर में एनडीएफ मार्केट में उनकी पोजीशंस लॉन्ग डॉलर थे, तो उसको काटने के लिए आरबीआई ने ये कहा था। बैंक्स और चालाक निकली। उन्होंने क्या किया कि अपनी पोजीशंस को अपने कंपनीज को दे दी, कॉर्पोरेट बुक्स में ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर उसको अपने रिलेटेड पार्टी कंपनीज को ट्रांसफ़र कर दिया। और पोजीशंस काटे नहीं, उन्होंने पोजीशन ट्रांसफ़र कर दिए। अब उसके चलते अब ये सोचिए कि $30 बिलियन और $40 बिलियन का जो पोजीशंस जो ओपन है उधर, उसको अगर उन्होंने काटा नहीं, उसकी जगह कर दिया, तो आरबीआई जो इफेक्ट देखना चाहता था रुपी पे और मंडे को, कि जिस तरह से रुपी अप्रिशिएट होना चाहिए, नहीं हुआ। हमने देखा कि इनिशियली थोड़ा सा नीचे रुपी अप्रिशिएट हुआ, बट फिर वापस ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जाके बंद हुआ। तो आरबीआई को समझ में आ गया कि ये खेल क्या कर रहे हैं बैंक्स, स्पेशली फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स क्या कर रहे हैं। तो आरबीआई ने बोला कि बैंक्स ने जिन्होंने ऐसे कर दिया है, आपके कॉर्पोरेट को वापस कर दिया है, कॉर्पोरेट में शिफ्ट कर दिया है या रिलेटेड पार्टीज़ को कर दिया है, अब आप वो रीबुकिंग नहीं कर सकते, अगर इवन इफ़ वो हेजिंग के लिए है। इसका मतलब ये है कि अगर लॉसेस अब होंगे तो उस कॉर्पोरेट के बैलेंस शीट में होंगे या रिलेटेड पार्टी के बैलेंस शीट में होंगे, बैंक्स इसको वापस नहीं ले सकता। तो एक तरह से उन्होंने बोल दिया कि भाई मैंने बचने के लिए कमरे में घुस गया, अब कमरे से मैं बाहर निकल नहीं सकता, अब जो है अब भुगतो। तो वो एक बहुत ही कड़ा रुख है आरबीआई का कि आप सिस्टम के अगेंस्ट या रेगुलेटर के अगेंस्ट जा रहे हैं और ओवर स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिस्टम और रेगुलेटर फिर ऐसी शक्ति लेकर आएगा कि फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये जो एक चीज़ है जो हुआ है रुपए के साथ, बहुत ही
स्ट्रैटेजिकली किया गया है आरबीआई की तरफ से, और ये बहुत ही कड़ा रुख है आरबीआई का। तो हम आपको रुपये में थोड़ा बहुत अब देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट्स जो हैं वो अपने लॉसेस थोड़ा से बुक करने की कोशिश करेंगे, ये सब देखने को आपको मिलेगा। और रुपये आज काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, तो उस पर एक नज़र रखिएगा। ऑलराइट सुजीत सर, बट अब ऑटो बिक्री के आंकड़ों की भी बात एक बार कर लेते हैं, क्योंकि मार्च महीने में हमने देखा कि टू व्हीलर्स की ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, पर कमर्शियल व्हीकल के अगर हम आंकड़े देखें, कमेंट्री देखें कि वॉर से किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिला है, वो इतना अच्छा नहीं है। इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, इकोनॉमी के नज़रिए से देखें तो हमने देखा था कि पिछले कुछ महीने में सीवी व्हीकल्स अच्छे कर रहे थे। दिसंबर जैन फेब में नंबर्स अच्छे थे, सीवी के रिवाइवल देखने को मिला। मार्च में थोड़ा सा कम देखने को मिला। वो मार्च के नंबर्स जो हैं अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स वगैरह के लिए थोड़े से कम दिख रहे हैं। ये स्लो डाउन भी हो सकता है, या फिर ईयर एंड है तो इसलिए अगले साल के लिए पुश ओवर डिमांड पुश भी हो सकता है। स्लो डाउन इसलिए हो सकता है क्योंकि इतना अनसर्टेन हो रहा है ये ईरान वॉर को लेके कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। और डिमांड पुश जो हो रहा है वो भी हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर के वो फाइनेंशियल्स में वो लेना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें हो सकती है इसमें। बट आंकड़े देखें तो से नमी तो दिख रही है हमको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में तो नमी दिख रही है। कुछ सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हैं। आउटपुट्स थोड़े से कम हुए हैं। अगर आउटपुट कम हुए हैं तो फ्लीट कंसोलिडेशन थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि पहले अगर आप छोटे 2 या 3 गाड़ी लेते तो उसकी जगह एक बड़ा ट्रक ले रहे थे, तो अभी वो वापस वो थोड़ा सा स्लो डाउन मोड में हो गया। फ्लीट रिप्लेसमेंट थोड़ी सी स्लो डाउन मोड में हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको नज़र में रखनी पड़ेगी जब आप ऑटो नंबर्स को देख रहे हैं। मार्च का नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है सीवी मेकर्स के लिए। अगर ऑटो पैसेंजर व्हीकल कंपनीज को देखें तो इन लाइन थे ऑलमोस्ट, मारुति, टाटा मोटर्स वगैरह के, हुंडई के, और ऑटो कंपनीज का भी देखें तो ऑलमोस्ट इन लाइन ही नंबर आए थे। इतने ब्लॉकबस्टर नंबर नहीं थे, बट इन लाइन नंबर्स और डिसअपॉइंटिंग नंबर्स के बीच में रहे मार्च के नंबर्स ऑटो कंपनीज के लिए ओवरऑल। बिल्कुल। सर, एक और जो डिस्कशन है वो ये है कि अब युद्ध का असर सीधे सीधे जो है वो आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। पहले कमर्शियल सिलेंडर के तौर पे हमने देखा, और अब जो है वो इंडिगो ने एटीएफ महंगा होने के बाद फ्यूल सरचार्ज भी बढ़ा दिए हैं। घरेलू उड़ानों पर उन्होंने 275 रुपए से लेके 950 रुपए की रेंज में इजाफा किया है फ्यूल सरचार्जेस में। तो वहीं इंटरनेशनल उड़ानों पर उन्होंने 900 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इसे कैसे रीड करते हैं आप? देखिए, सिंपल सी बात है। हम बात कर रहे थे कि ये ईरान वॉर का सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट का, और ये सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट ही हो रहा है। कल हमने देखा कि आईओसी ने अपने एटीएफ प्राइसेस बढ़ाए हैं। वो हर महीने बढ़ाता है, पर जितना बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ाया नहीं। उसने डोमेस्टिक में सिर्फ 25% का इम्पैक्ट दिया है, जबकि इंटरनेशनल में बहुत हाई 100% तक का इम्पैक्ट आया है। तो अगर हम देखें पूरे एंटायर एपिसोड को, तो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट क्या है कि एयरलाइंस ने अब अपना सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है, जिसको कहते हैं फ्यूल सरचार्ज। ये हम पहले बहुत सालों पहले हमने देखा था कि एयरलाइंस लगाते थे जब क्रूड प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे थे और एटीएफ प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। इस वक्त गवर्नमेंट ने अपने इंटरवेंशन से डोमेस्टिक एटीएफ प्राइसेस को कम हाइक करने को कहा है। एटीएफ प्राइसेस फ्रीली मार्केट होते थे, फ्री प्राइसिंग होती थी उसकी, पर अभी नहीं है। तो इस वक्त जो अब्जॉर्प्शन है लॉस, वो भी ऑयल कंपनीज ले रही हैं, तो वो ऑयल कंपनीज के लिए नेगेटिव है इस तरह से। दूसरी बात ये, एयरलाइंस के लिए एयरलाइंस ने अपने सरचार्ज डाल के पास ओवर कर दिया कंज्यूमर में, तो अब कंज्यूमर के लिए भी ये एक नेगेटिव है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आएंगी सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट में। आपके कार्गो रेट्स बढ़ जाएंगे। आप अगर एयर ट्रैवल से आप अपने पार्सल्स भेजते हैं तो वो रेट बढ़ जाएगा। और डिलीवरी वाले जो हैं, जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं TPL, उन सारे कंपनीज को इम्पैक्ट होगा अगर वो एयरलाइंस को यूज़ करते हैं, और वो लोग अपने प्राइसेस को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने कस्टमर्स को, तो उनको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा शायद इमीडिएट बेसिस में। आगे जाके शायद वो कर ले, बट अभी के वक्त तो वो करना पड़ेगा। तो आपकी जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा अगर आप एयर कार्गो यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट जो है वो
ट्रिकल डाउन करेगा इन्फ्लेशन पे, और ये सारा सबका इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ग्रोथ पे भी आएगा। तो इंडिगो ने जो तो अपना लॉसेस कम करने के लिए किया है, इसके बावजूद अगर हम देखें कि क्या प्राइसेस उतने बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे बट उतने हद तक नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हाई कंपटीशन अच्छा है इस मार्केट में। अभी 2 या 3 प्लेयर हैं जो डिमांड अब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर इसका ये भी होगा कि ट्रैवल कम हो जाएगा। ये पीक सीज़न आने वाला है ट्रैवल का, समर्स में जब छुट्टियां होती हैं लोग ट्रैवल करते हैं, तो जिन्होंने ऑलरेडी बुक किया उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो आगे बुक करेंगे उनके लिए हाई कॉस्ट ट्रैवल रहेगा। ठीक है, शुक्रिया सजीद सर, ये सारे के सारे अपडेट देने के लिए और हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए। आज बहुत ही क्रूशियल दिन। चलिए शो में आगे बढ़ेंगे और अपने मेहमानों के पैनल को भी अब इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीएनके कैपिटल के रचित खंडेलवाल और लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हमारे साथ हैं। अंशुल जी, रचित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। शुरुआत अंशुल जी आपसे करना चाहेंगे। कल की रिकवरी आई, हालांकि कल भी हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से बाजार थोड़ा हल्का हुआ था और अभी 1.5 घंटे पहले ट्रम्प ने मूड फिर से खराब कर दिया। अब ओवरनाइट क्या हुआ उसको कुछ मायने तो है नहीं, क्योंकि क्रूड निकल गया है $105 के ऊपर और गिफ्ट निफ्टी में गिरावट है 400 अंकों के आसपास की, 350 अंकों की। क्या रणनीति होनी चाहिए आज के सत्र में, क्योंकि अब अगले 3 दिन रहेगी बाजार की छुट्टी? सर गुड मॉर्निंग। देखिए कल लास्ट आवर जब तक बाजार क्लोज हो रहा था, क्रूड पे क्लियर इंडिकेशन था, हैमर कैंडल पूरा चार्ट पे फॉर्म हुई थी, तो एक क्रूड में अप मूव $4-5 का आना था। अब एकदम अचानक इस अनाउंसमेंट की वजह से आया, बट इवेंचुअली आना था, जो 2-3 दिन में आना था वो 2 घंटे में आ गया। और लास्ट में क्लोज होते होते भी क्लोजिंग शो में हमने डिस्कस किया था कि 22,624 अगर ये लेवल नहीं प्रोटेक्ट होता है तो निफ्टी रीटेस्ट करने जाएगा अपने गैप जोन को 22,274, और बैंक निफ्टी अगर नहीं सस्टेन होता है 51,250 के ऊपर, तो वापस गैप जोन 50,550 रीटेस्ट होने के लिए आएगा। तो लगभग उसी के आसपास खुल रहा है, हालांकि जितना एससीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उतना नीचे शायद हम ना खुले एडजस्ट होते होते, बट हाँ सपोर्ट जोन के आसपास खुल रहा है। सपोर्ट जोन पे फिर वही रहेगा, पहले 15 मिनट वेट करना है, अगर सपोर्ट से रिएक्शन मिलता है बुलिश तो बाई करके चलेंगे, और बेरिश रिएक्शन मिलता है तो फिर सेलिंग के ट्रेड्स प्लान करेंगे। बट अगर शॉर्ट करना है तो वीकर स्टॉक्स पे शॉर्ट करना है, अगर लॉन्ग कर रहा है तो फिर स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स देखिए, बट ऑपोजिट नहीं करना है कि स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में टॉप प्रेडिक्ट करना है और वीकर स्टॉक्स में बाउंस बैक के लिए बॉटम बाई करने की कोशिश नहीं करना है। इंडेक्स पे अगर वही लेवल है 22,300 22,225 मेजर सपोर्ट जोन है, और निफ्टी पे 50,650 50,496 ये जोन अगर प्रोटेक्ट होती है तो एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है अंशुल जी की ये राय हो गई। तो आपको करना क्या है बाजार में? देखिए ट्रेंड के साथ जाइए, जो कमजोर स्टॉक्स हैं उनको शॉर्ट कीजिए, जो रिलेटिवली मजबूत स्टॉक हैं वहां पर ही आप लॉन्ग चाहिए। और ये सलाह 18 स्वदेश की तरफ से ये ट्रेडर्स को आज के सत्र के लिए दी जा रही है, इस पर आप थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नुकसान से बचना है, नुकसान वाले ट्रेड नहीं लेने हैं। बाजार में जब माहौल जब नेगेटिव हो ना, तो कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जरा समझ लेते हैं कि कौन से ट्रेड आपके लिए आज काम आएंगे, और शुरुआत इसकी कर लेते हैं रची जी से। हमारे साथ कुणाल फरार भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। रची जी, शुरुआत कीजिए, बताइए स्टॉक्स कौन से होंगे आपके रडार पर आज? अभिषेक सर आपको गुड मॉर्निंग, सुश्री मैम, विशाल भाई, अंशुल जी, कुणाल भाई, सबको गुड मॉर्निंग। और बिफोर वी स्टार्ट, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस करेंगे उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट्स दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस ऑन योर चैनल। बिफोर मूविंग हेड सर, कल भी आपसे 15 सेकंड 30 सेकंड की मोहलत मांगी थी, और एक बहुत प्राउड मोमेंट मैं बोलूंगा हमारे लिए है। और वो क्यों है? क्योंकि कल जितने भी आप देखे चैनल से, जितने भी प्लेटफॉर्म थे, सब रिवर्सल, सब एक बाउंस बैक की बातें कर रहे थे। एक सिर्फ हमारा चैनल था जहां पे हम जब कल जुड़े थे, क्लियर केस हमने कहा था, दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज डेज जहां पे यू हैव टू सेल एंड एग्जिट। इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कही गई थी, और आप देखें ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर गया और मार्केट करेक्ट डे हाई से भी किया, और आज भी ये एक गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है। वापस वी विल रिआइटरेट कि अभी डू नॉट, जस्ट सिंपली डू नॉट
try and hunt any stock in the market like that. आप इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशंस बनाते हैं, स्टॉप लॉसेस के साथ बनाइएगा। निफ्टी का अब सपोर्ट 21,750 एक सपोर्ट है जो हम देख पा रहे हैं। अगर इसके नीचे निफ्टी जाएगी तो और फर्दर पेन दिखेगा, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। टाइम एंड अगेन वी आर सेइंग 48,600 इज द पॉसिबल सपोर्ट ऑफ बैंक निफ्टी। इफ इट ब्रीचेस, फर्दर डाउनवर्ड मूव आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियर केस था सर, कल भी हमने ये बात कही थी, आज भी ये बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कॉल्स की, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड ने मूवमेंट किया है, एसआरएफ पे फोकस कर सकते हैं। एसआरएफ को 2560 लेवल्स पे हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 2590 वुड बी द स्टॉप लॉस टारगेट, 2510। इसके साथ साथ सन फार्मा भी वीक दिख रहा है। सन फार्मा आप देखें 1730 लेवल्स पे आप इस पे शॉर्ट कर सकते हैं। 1760 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, 1690 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट करें, बट बी वेरी 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 कॉशियस। 3 दिन की छुट्टी है, सेकेंड हाफ कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। तो चलिए दो सेल कॉल्स फिलहाल रचित जी की तरफ से आती हुई। और जी हाँ रचित जी, आपका भी और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का भी शुक्रिया कि आपने सही समय पे जो है हमारे दर्शकों को कॉशियस किया। और देखिए उम्मीद है कि आज इस गैप डाउन में एटलीस्ट उनको वो मार नहीं पड़ेगी। और रचित जी की तरफ से दो सेल कॉल्स भी आती हुई। सन फार्मा का एक बार मैं न्यूज़ अपडेट बता दूं कि यहाँ पर फिर से कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि फिर से नए ऐलान हो सकते हैं टैरिफ इम्पोर्ट्स पे, और साथ ही जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उन पर। अभी ये रिपोर्ट्स की पुष्टि होना और ट्रम्प की तरफ से कमेंट्री आना बाकी है, पर सन फार्मा का ब्रांडेड पोर्टफोलियो जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है अन्य फार्मा कंपनीज के मुकाबले, तो इस काउंटर को रखेंगे रेडार पे। पर चलिए हमारे और एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, समझते हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स। और रत्नेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ पर है आपकी ट्रेडिंग आइडियाज़? जी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल देखिए, बाजार जिस तरह से ट्रम्प के अनाउंसमेंट में बिल्कुल थोड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आज कह सकते हैं फ्राइडे की जगह थर्सडे को वीकेंड है, तो सेकेंड हाफ में और वीकेंड की जिस तरह से सेलिंग आती है वो देखने वाली रहेगी कि गैप डाउन के बाद में भी सेलिंग आती है नहीं। तो 22,400 पे अगर नीचे जाएंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर वो बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो दोनों सेल कॉल है। अभी एक सबसे पहले अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में कल के 17 पे एक नया ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखाई दिया, सबसे काफी लंबे टाइम बाद यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज दिया है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक नया यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 156 रुपए के स्टॉप लॉस से 140 रुपए का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके साथ में एस्ट्रल में भी कंटिन्यू यहाँ पे एक अपने की एवरेजेस के नीचे कल के 17 में यहाँ पे क्लोज देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1610 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया गया, 1520 रुपए के टारगेट यहाँ पे आते देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये ट्रेड आइडियाज रत्नेश जी की तरफ से आपके लिए। एस्ट्रल और अशोक लेलैंड, ये दो कॉल्स दोनों की दोनों जो है वो सेल कॉल्स आपको आती हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुणाल जी के पास चलते हैं और कुणाल जी से उनके ट्रेड आइडियाज समझते हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड आइडियाज आपकी तरफ से आज? वेल, ट्रेड आइडिया की बात करें, व्यू फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का हो सकता है, बट हाँ यहाँ पे एक ही स्टॉक के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक का नाम है अदानी पावर। कल के दिन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें अदानी पावर में देखने को मिली, और 157 के अराउंड अदानी पावर ने जो है अपना क्लोजिंग दिखाया है। 21 DMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 50 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे एक बार 157 के राउंड का क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि आज के कैपिटल ओपनिंग में एटलीस्ट स्टॉक 153 तक के लेवल अगर आपको दिखाए तो वहां पे आप एक बार खरीदारी करके जा सकते हो। 144 का एक एसएल यहाँ पे हम मेंटेन करके जाएंगे। जो खरीदारी वाला लेवल है सर वो 153 का, 154 153 का है। वहां पे हम 144 का एक एसएल मेंटेन करके जाएंगे। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपरी लेवल पर 160 का पहला टारगेट, वो जैसे ब्रेक होगा 171 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो व्यू यहाँ पे अदानी पावर पे पॉजिटिव साइड का है। 153 के अराउंड वो भी ओपनिंग होता है तभी खरीदारी करके चलिए। बिल्कुल, तो अडानी पावर के ऊपर ये जो है वो कॉल आपकी तरह आपके लिए आती हुई। 154 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 160 का पहला टारगेट, और अगर ये टारगेट निकलता है तो 171 का दूसरा टारगेट आपको लेकर चलना है।
तो ये कॉल्स आप निश्चित तौर पे नोट कर लीजिए और इनके हिसाब से ही आप ट्रेड कीजिए। खासकर स्टॉप लॉसेस का आप विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि इस मार्केट में आपको अगर लॉस बचाना है तो स्टॉप लॉसेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी खबरों पर भी ज़रा एक बार बातचीत करते हैं जहां आज एक्शन देखने को मिल सकता है। खासकर जो है वो वैसी कंपनियां जिन पे जो है वो इम्पैक्ट बिजनेस अपडेट्स का आया है। देखिए छोटे बैंक्स जो हैं, कर्नाटका बैंक हो, चाहे इंडियन बैंक हो, चाहे वो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक हो, ये सब जो है वो बिजनेस अपडेट्स दे चुके हैं और काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ये अपडेट्स तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन अंशुल जी की पिक्स रह गई हैं, क्योंकि उनकी इंडाइसिस पे स्ट्रेटजी तो हमने समझी थी, लेकिन उनके ट्रेड आइडियाज़ हमने नहीं समझे स्टॉक्स वाले। अंशुल जी, ट्रेड आइडियाज स्टॉक्स वाले आपके। गुड मॉर्निंग विकास जी। देखिए 2 मार्च से अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो कंटिन्यूअसली गैप अप या गैप डाउन ही होता है और उसके बाद इंडेक्स में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हम वही करेंगे जो हम हमेशा अभी तक करते आए हैं। ऑन द डिप्स स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स बाय करने की कोशिश करेंगे। 2 स्टॉक हैं, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। इसमें मेरी कोई निजी निवेश नहीं है, लक्ष्मी श्री या क्लाइंट्स की निवेश हो सकता है। पहला स्टॉक रहेगा KSP। पूरी 8 हफ्ते की फॉल को इसने साइडवेज रह के रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है और अब टाइटनेस से ब्रेकआउट कल के सेशन में बना है। स्टॉक में अगर मॉर्निंग में कोई भी डिप 4-5 रुपए की मिलती है 822 825 की जोन में बाई करके चलना है। 802 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 852 रुपए का पहला टारगेट रहेगा और 852 अगर निकलता है तो 875 स्विंग हाई ये अगला टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है CCL प्रोडक्ट्स। इस स्टॉक में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है, जहां निफ्टी में 18% की गिरावट है। इस स्टॉक में लगभग 25% की अपमूव के बाद पिछले 8 दिन से टाइटनेस में ट्रेड कर रहा है, जिससे कल ब्रेकआउट बना है। तो 1075 पे बाई करना है, 1045 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1125 का टारगेट रहेगा। तो जैसे ही मार्केट गैप डाउन करता है, स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे ही जो है वो मार्केट गैप डाउन करता है, स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह है। 2 बाय कॉल्स अंशुल जी की तरफ से आती हुई, KSB पंप एक है और दूसरा जो अंशुल जी ने दिया वो है आपका CCL प्रोडक्ट्स। जो टारगेट और स्टॉप लॉसेस हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। चलिए एक राय जरा रचित जी से लेते हैं मार्केट पर ही ओवरऑल, क्योंकि देखिए क्या है कि कल कितने लोगों ने कहा कि बाजार जो है वो वापस रिवर्सल दिखा रहा है, लेकिन रचित जी अपने पॉइंट पर अटे हुए थे, अपने पॉइंट पर रुके हुए थे, डटे हुए थे और उनका ये कहना था कि पैसे बचाने ज़रूरी हैं। तो मुझे याद है कि उन्होंने कुछ ट्रेड आइडियाज़ भी देने से मना कर दिया था आखिर में, तो 9:15 के आसपास जब मार्केट खुले थे। तो रचित जी, आज अगर बाजार गिरावट के साथ खुलते हैं तो क्या अब, क्योंकि देखिए वॉर जो है वो 2-3 हफ्ते चलेगी, ये तो क्लियर हो गया है अब कि 2-3 हफ्ते और चलने वाली है। तो आज अगर बाजार गिरावट के साथ खुलते हैं तो क्या आप उन स्टॉक्स में जो बहुत ज़्यादा बिकवाली के शिकार हो चुके हैं, खासकर जो है वो जो ऑयल से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनमें कुछ मौके खोजेंगे या अभी और सतर्क ही रहना है, फिलहाल जो है वो अभी शांत ही रहना है? विकास जी देखिए, एक चीज हम समझें कि अभी मार्केट्स बयान पे, जियो पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं। मार्केट्स टेक्निकल्स पे नहीं चल रहे हैं, पहली बात ये। तो इसमें हमें समझना होगा। और आज इतना मैं पेसिमिस्टिक क्यों साउंड कर रहा हूं, क्योंकि आज ट्रम्प साहब की स्पीच मैंने बहुत क्लियरली सुनी और उसमें एक चीज उन्होंने क्लियर कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाना अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ही इज कंप्लीटली डिसअलाइनिंग। उन्होंने ये बात नहीं कही है कि हम ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेज रहे हैं या भेज रहे हैं। ही इज कीपिंग दोज ऑप्शंस ओपन। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, सिंपल रीजन है, ये इंटेंसिफाई होने वाला है। क्रूड की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। क्रूड की प्राइसेस बढ़ेंगी, रिफाइनरीज में आपको पेन दिखेगा। अपस्ट्रीम कंपनीज जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया, इनमें आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा। बट जैसे ही क्रूड, इंडियन क्रूड बास्केट ट्रेड करेगा हायर लेवल्स पे, आपका क्रूड का प्राइस $122 के ऊपर जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से विंडफॉल टैक्स का अनाउंसमेंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत पेन पॉइंट पे है और टैक्स कलेक्शन कहीं ना कहीं से तो करना होगा। तो वहां पे उनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी खत्म हो जाएंगे। बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन क्रूड अपस्ट्रीम कंपनी में भी नहीं बनानी चाहिए। हायर लेवल पे वहां से भी एग्जिट कर लेना चाहिए। और कल भी एक डेवलपमेंट की बात करी थी जिसे मैं रिआइटरेट करूंगा, यूक्रेन का मिडिल ईस्ट के साथ जाना पूरी की पूरी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर रहा है।
कॉशियस अप्रोच के साथ रहिए, क्योंकि यूरोप नहीं सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, और मिडल ईस्ट के साथ जाके खड़े होने के कारण यूक्रेन कहीं ना कहीं अमेरिकन साइड ही जाके खड़ा हो रहा है। तो ये जो बाइपोलर सिचुएशन बनती हुई आपको, दो पोल्स जो बनते हुए दिख रहे हैं, उसको कॉशियसली देखिएगा। सिचुएशन बहुत ज्यादा फ्लूइड है। ऐसे सिचुएशन में आपको सावधान रहना है बाजार में, ये स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है। और 3 दिन का वीकेंड है तो निश्चित तौर पे रिस्क मत लीजिए, अपनी पोजीशंस को हल्का रखिए या काट कर जाइए। ये लगातार हम ईटी नाउ स्वदेश के तमाम दर्शकों को ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से कह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी इस बात को रीट्रेट कर रहे हैं। चलिए खैर अब एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरें हैं, उसके अलावा ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स हैं, उनको समझ लेते हैं पहले। और आज शुरुआत ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट के साथ करेंगे। रविंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स लेकर। रविंदर बताइए क्या रिपोर्ट्स हैं ब्रोकरेजेस की? जी बिल्कुल, आज सबसे पहले शुरुआत हम बीएल से करते हैं, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट निकाली बीएल पर, और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस 470 से बढ़ाकर 475 का रखा, जहाँ पे उनका कहना है कि FY26 का जो रेवेन्यू है बीएल का वो ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन के इन लाइन में है, और FY27 और 28 का जो EPS एस्टिमेट है उसमें जो है करीब 1% से यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने बढ़ाया गया है बेटर मार्जिन मिक्स की वजह से। और उनका कहना है कि यहाँ पर ओवरऑल जो आउटलुक है सेक्टर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसके पीछे रीज़न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी। सो यहाँ पे पॉजिटिव ब्रोकरेज के चलते यहाँ पर बीएल फोकस में रह सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो आवाज फाइनेंशियरीज भी फोकस में रह सकता है, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इक्वल वेट रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो है 1600 का रखा, जहाँ पे कंपनी ने अपने जो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट है वो अनाउंस किया था, जिसके बाद यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट निकाली। उनका कहना है कि यहाँ पर जो स्टॉक करेक्शन के बाद भी फर्दर डाउनग्रेड का रिस्क है आवाज फाइनेंशियरीज में, क्योंकि ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेशन से स्लो रही है, और उसके जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि एप्टस और होम फर्स्ट फाइनेंस को वो जो है यहाँ पर प्रीफर करता है मॉर्गन स्टैनली। सो इसके चलते आवाज फाइनेंशियरीज भी फोकस में रह सकता है। और एक डिफेंस स्टॉक की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो है 5255 का रखा है। उनका कहना है कि जो FY26 का जो रेवेन्यू है वो जो है सप्लाई चेन इशू के बावजूद यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी ने जो रेवेन्यू FY26 का वो पोस्ट किया, और मार्जिन को सपोर्ट मिला अदर इनकम से, जिससे करीब 3.4% का EPS अपग्रेड किया गया FY26 के लिए। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन ऑर्डर पाइपलाइन और लॉन्ग टर्म ऑर्डर जो आउटलुक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है HAL का। सो इसके चलते HAL भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पर इंटीग्लोब एविएशन, यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से इंटीग्लोब एविएशन काफ़ी फोकस में। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा, टारगेट प्राइस जो है 6498 का रखा है। यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर जो डिमांड है काफ़ी वीक रही है डोमेस्टिक ट्रैफिक में, जो करीब 1% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो डिक्लाइन देखने को मिला है। और इंटरनेशनल डिमांड की बात करें तो यहाँ पे 18% का यहाँ पर जो है डी ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आखिर में बात करेंगे APL अपोलो की, यहाँ पर नोवामा ने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो है 2617 रखा है, जो उनका पहला का टारगेट प्राइस था 2638। उनका कहना है कि वैल्यू एडेड मिक्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ कंपनी का, जिससे प्रोडक्ट मिक्स क्वालिटी जो है कंपनी की इम्पैक्ट हुई है, और नियर टर्म हेडविंड्स के चलते EPS जो है कट किया यहाँ पर नोवामा ने, लेकिन स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है काफ़ी इंटैक्ट है APL अपोलो की। सो इसके चलते यहाँ पर APL अपोलो भी आज फोकस में रह सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंदर आपका ये सारी की सारी अपडेट देने के लिए। तो जिन शेयरों में कल हमने एक्शन देखा था, कई शेयरों को लेकर आज फिर से रिपोर्ट आ गई है। उस पर इंटरग्लोब है, उसमें BL है, आगे इसकी हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। देखिए बाजार का ट्रेंड तो आज भी नेगेटिव रहेगा, तो कई बार खबरें अगर मतलब न्यूट्रल है तो मायने नहीं रखती हैं, अच्छी खबरें भी कहीं फिर डिस्काउंट हो जाती हैं, बट बहुत स्ट्रांग खबर है तो उसका रिएक्शन बाजार में जरूर देखेंगे। फिलहाल मिताली हमारे साथ जुड़ गई हैं पूरी लिस्ट लेकर। मिताली बताइए, गुड मॉर्निंग, आज के लिए क्या है स्टॉक्स न्यूज़? जी, सबसे पहले प्रेस्टीज ग्रुप की बात कर ले तो कंपनी ने एक JDA साइन किया है 17.21 एकड़ लैंड पार्सल के लिए, जो कि गुरुग्राम में है। सेलेबल एरिया यहाँ पे 3 मिलियन स्क्वायर फीट का है, और एस्टिमेटेड GDV जो है वो करीबन 4200 करोड़ रुपए की है, तो इससे रखेगा आज अपने फोकस में। उसके बाद HCL टेक की बात करें तो कंपनी ने AI फोर्स 2.0 लॉन्च कर दिया है, जो प्लेटफॉर्म है और जो सॉफ्टवेयर और डेटा इंजीनियरिंग साथ ही IT ऑपरेशंस और बिजनेस प्रोसेसेस को यहाँ पे टारगेट करने वाला है।
पेस डिजिटेक की बात करें तो इसे भी रखेगा फोकस में। 495 करोड़ रुपीस का एक BESS EPC ऑर्डर कंपनी को मिला है NTPC से आता हुआ बिहार के प्रोजेक्ट के लिए ये रिपोर्ट आई है। इसके अलावा टाटा पावर की बात करें तो कंपनी ने अपने जो 4150 का मेगावाट मुंद्रा वाला प्लांट है वहाँ पे ऑपरेशंस फिर से रिज्यूम कर दिए हैं, ऐसा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। टाटा पावर की इंडिगो की बात करें इसके बाद तो यहाँ पे कंपनी ने जो फ्यूल चार्जेस है वो रिवाइज कर दिए हैं अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स के लिए। डोमेस्टिक फ्यूल की जो चार्जेस है वो इंक्रीज़ होने वाले हैं 275 से 970 के बेस्ड डिस्टेंस पे, और जो इंटरनेशनल फ्यूल चार्जेस है उसकी रेंज करीबन 900 से 10,000 पर सेक्टर रहने वाली है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपडेट आता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने शार्प रिकवरी दिखाई है। मार्च 2026 के जो यूनिट्स सेल हुई है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में करीबन 150% का इजाफा दिखाया है मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें, और डेली ऑर्डर्स जो है वो 1000 यूनिट्स से इंक्रीज होते हुए नजर आए मार्च में। और जो फैक्टर्स इन प्ले है वो उनका कहना है कि सर्विस ऑपरेशंस का वापस से रिवैम्पिंग होना और जो उनका नया कैंपेन है वो यहाँ पे अच्छा प्ले आउट कर रहा है। इसके अलावा एमक्यूआर फार्मा पे भी आज रखिएगा नज़र। कंपनी के यहाँ से न्यूज़ आई है कि उन्होंने कनाडा बेस्ड क्यूटीमेट INC को एक्सपैंड कर दिया, एक्वायर कर लिया है, जहाँ वो टर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो उन्होंने बताया है कि स्ट्रैटेजिक शिफ्ट करने वाले हैं वो कमर्शलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि US में होने वाला है रियल्ट्रिस एक ड्रग का, और यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट साइज काफ़ी बड़ा है, $5.2 बिलियन से $5.5 बिलियन के बीच में। AGI इंफ्रा को भी रखिएगा अपने रडार पे। आज कंपनी को एक लाइसेंस हाथ लगा है GMADA के लिए, जहां वो डेवलप करने वाले हैं यूटोपिया बाय AGI, जो कि 10.26 एकड़ लैंड है, एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट वो बनाने वाले हैं न्यू चंडीगढ़ में। इसके अलावा सनातन टेक्सटाइल्स को भी रखिएगा आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में। कंपनी ने अपना फेज़ 1 जो है पंजाब फैसिलिटी में वो रैंप अप कंप्लीट कर लिया है, और जो प्लांट की ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो 96% तक पहुंच चुकी है आउट ऑफ 700 टन्स पर डे की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें से। टैक्स मैको रेल और इंजीनियरिंग की बात करें तो कंपनी को 42 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर हाथ लगा है सुशीला ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से, जहां उन्हें ऑटो कार टॉलर वैगन सप्लाई करने होंगे, साथ ही ब्रेक वैन्स भी सप्लाई करने होंगे। तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कंपनी ने अपना फ्लैगशिप ब्रांड जो है मैंशन हाउस ब्रांडी, उसके लिए अपडेट जारी किया है कि वहाँ पे 10 मिलियन केसेस की जो सेल्स है वो भी यहाँ पे सरपास करती हुई नज़र आ रही है FY 26 के लिए। विप्रो को भी रखेगा फोकस में। नगेंद्र बंदारू जो है कंपनी के नए CEO अपॉइंट किए गए हैं AI नेटिव बिजनेस और प्लेटफॉर्म्स यूनिट के लिए। इसके साथ ही एक्मे सोलर होल्डिंग्स की बात करें तो कंपनी का कहना है कि उनका 4th फेज़ का जो एक्सपेंशन है वो कमीशन हो गया है। यहाँ पे जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट था इनका राजस्थान में, उसके लिए अच्छा एक पॉजिटिव अपडेट आता हुआ। नेस्ले इंडिया को भी रखेगा आज के लिहाज में फोकस में, क्योंकि नया मैगी प्रोडक्शन लाइन कंपनी ने अनाउंस किया है गुजरात में जो उनकी सनानंद फैक्ट्री है वहाँ पे, और जो कैपेसिटी है वो 20,500 टन्स पर एनम से यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन नज़र आता आएगा, और इन्वेस्टमेंट की साइज़ करीबन 90 करोड़ रुपए की गई है। इसके अलावा कुछ ऑपरेशनल अपडेट्स भी सामने आए हैं। कर्नाटका बैंक की बात करें तो यहाँ पे मार्च के बिजनेस नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कासा रेशो 33.65% पे नजर आया, जो कि पिछले क्वार्टर में 31.53% था। साथ ही डिपॉजिट्स और एडवांसेस में भी अच्छी ग्रोथ कर्नाटका बैंक ने दिखाई है। इसके अलावा इंडियन बैंक की बात करें तो डिपॉजिट कासा रेशो है वहाँ पे थोड़ा सॉफ्टर साइड पे देखने को मिला, लेकिन डिपॉजिट्स में करीबन 13% का इजाफा दिखाया है। ग्रॉस एडवांसेस करीबन 13.5% से बढ़ते हुए नजर आए साल दर साल अगर आप देखें तो। इसके अलावा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को रखिएगा आज फोकस में। कंपनी ने अपने गाइडेंस से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है इस क्वार्टर में। डिपॉजिट्स में करीबन 15% का उछाल है, वही एडवांसेस की बात करें तो वहाँ पे 20% का उछाल कंपनी ने रजिस्टर किया है। NMDC के मार्च बिजनेस अपडेट से भी पॉजिटिव अपडेट्स, सेल्स में करीबन 40% का अपसाइड देखने को मिला है। वही प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे 51% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। वी मार्ट रिटेल Q4 बिजनेस अपडेट्स देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्गर अपडेट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में करीबन 24% का इजाफा आया है। कंपनी ने 29 स्टोर्स खोले हैं, 6 बंद करे हैं, और टोटल स्टोर काउंट 577 नज़र आ रहा है।
इसके अलावा V2 रिटेल की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में करीबन 59% की ग्रोथ दिखाई है उन्होंने साल दर साल बेसिस पे। और इंडियन ऑयल का अपडेट देखें तो FY26 का अपडेट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। रिफाइनरीज ने हाईएस्ट एवर क्रूड थ्रूपुट अचीव किया है और साथ ही हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड सेल्स वॉल्यूम भी यहाँ पे नज़र आ रही है 104.4 MMT के साथ। लास्टली बंसल वायर्स की बात करें तो बिजनेस अपडेट इनका भी आता हुआ अच्छे साइड पे देखने को मिल रहा है। सेल्स में करीबन 21% का इजाफा दिखाया है कंपनी ने। और अगर आप सेल्स वॉल्यूम देखें पूरे साल की तो वहाँ पे भी करीबन 33% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो ये सारे ही स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको देखना चाहिए फोकस। ठीक है मिताली, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया इसलिए भी कि आज ना लिस्ट बहुत ही लंबी है, तो आपको ना काम बहुत ज़्यादा करना पड़ा होगा और सब चीज़ों को कंपाइल करके वो मतलब जो हमारे काम के स्टॉक से न्यूज़ हो या फिर जो अपडेट्स हो आपने सामने रखा, इसके लिए शुक्रिया बहुत आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और शुरुआत कर लेते हैं इंडियन बैंक से, क्योंकि इसके अपडेट्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। डिपॉजिट्स में करीब 12.5% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें तो Q4 में। और एडवांसेस की बात करें तो उसमें करीब यानी कि नए लोन्स उसमें 13.5% की ग्रोथ है। इंडियन बैंक आपसे राय जानना चाहेंगे कुणाल जी। हमने देखा था कि जब युद्ध की शुरुआत हुई तो 1000 रुपए के आसपास का भाव था और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ये बैंक है अपनी स्पेस में और उसके पहले लगातार रेकमेंड भी हो रहा था। आप बताइए कि अब ये 900 रुपए के नीचे के प्राइसेस हैं, हालांकि अपडेट्स तो अच्छे हैं इसके, क्या करना चाहिए? इंडियन बैंक की बात करें फिलहाल 888 के अराउंड ये स्टॉक है। और आप देखिए कि जिस हिसाब से स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है डेली चार्ट पे और जो गैप डाउन गैप ओपनिंग के साथ ही ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली टाइमिंगली इसको अवॉइड कीजिए। नो डाउट कल के दिन में गैप ओपनिंग हुआ था एंड 10 MA के ऊपर स्टॉक सस्टेन हुआ था, लेकिन आज जैसे गैप डाउन होगा वापस मुझे लग रहा है कि स्टॉक आपको 850 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर 850 के लेवल पे ही अगर ये अपने मोमेंटम को अगर संभाल लेता है ना अभिषेक जी, तो फिर मैं कहूंगा कि 835 के एसएल के साथ फिर आपको ये खरीदारी करके जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको ये 890 और 890 के बाद वापस 915 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो जो लेवल ध्यान में रखने वाले हैं वो ये है कि 850 के अराउंड अगर ओपन होता है तो खरीदारी करके चले, वहां पे अगर स्टेबल होता है तो खरीदारी करके चले। लोअर लेवल पे जो हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा हमारा 835 का। 835 इंडियन बैंक, कल हमने देखा था कि अच्छी तेजी हुई थी लगभग 5% के आसपास की, और चूंकि आज माहौल ख़राब है तो थोड़ी सी गिरावट इसमें आ सकती है। 835 के लेवल पर आप नज़र रख के चलिएगा। एक और कंपनी मेटल और माइनिंग पैक्स है जिसके अपडेट्स अच्छे आए हैं मार्च के और सेल्स ग्रोथ बहुत ही दमदार रही है। 40% इनकी बिक्री बढ़ी है। प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें 51% का जंप है। NMDC मेटल वाले शेयर जब भाग रहे थे ना तो सबसे कम चलने वाला शेयर यही था। और अब ये अपडेट अच्छे इसके आए हैं। राय क्या होगी अंशुल जी आपकी NMDC को लेकर? सर NMDC स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। स्टॉक में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 77 वीक्स का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 76 पे। उसके बाद 8 हफ्ते से बाजार में डाउनसाइड बनी हुई है और ये स्टॉक एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। 84 ऊपर में नहीं तोड़ पा रहा है, नीचे में 76 74 का सपोर्ट होल्ड करके चल रहा है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 84 85 का रेंज ब्रेकआउट आएगा, स्टॉक में 99 रुपीज तक की अपमूव आएगी। हमने कप कैंडल के ब्रेकआउट पे 77 ऑड लेवल से अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग करा के रखा है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं विद अ व्यू की 83 84 की रेंज का ब्रेकआउट जैसे ही आएगा 99 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है। क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है। ऑलराइट, तो चलिए NMDC यहाँ पर रखेंगे नज़र। एक रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑलरेडी इस पर्टिकुलर काउंटर में दिख रही है। 99 के लेवल्स आप ध्यान में रखिए। कल देखिए मेटल काउंटर्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। आज देखते हैं कि वो चाल कंटिन्यू होती है या नहीं। इसके अलावा V-Mart रिटेल के जो अपडेट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। कल हमने तमाम जितने भी रिटेल कंपनीज़ को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा था, क्योंकि ट्रेंड और D-Mart के भी अपडेट्स अच्छे थे। V-Mart रिटेल डिफरेंट कैटेगरी है बट यहाँ पे भी अपडेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार रत्नेश जी आपका व्यू V-Mart रिटेल कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? बिल्कुल, इसमें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है, पर अभी भी किसी तरह की इसमें कोई तेजी का या रिवर्सल साइन नहीं है। बस एक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 450 के आसपास में जरूर आ चुका है, तो वही एक आखिरी स्टॉप लॉस रहेगा। किसी की भी लॉन्ग पोजीशन है कुछ भी रहता है तो 450 का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से लगाना चाहिए। कुछ भी अगर बाउंस आ जाता है 500 से 550 के रेंज में तो वहां पे जरूर अपनी पोजीशन को हल्की करना चाहिए।
ऑलराइट, तो चलिए वी-मार्ट रिटेल यहाँ पर रखेंगे नज़र। फिलहाल जो अपडेट्स आते हुए दिखे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो आय है वो 24% साल दर साल बढ़ती हुई नज़र आई है। इवन वी2 रिटेल के भी जो आंकड़े हैं वहाँ पर भी 59% की ग्रोथ हमने आते हुए देखी है। तो इन दोनों ही काउंटर्स को रेडार पे ज़रूर रखेंगे। पर आइए अब इस बीच एक और ख़ास मेहमान का स्वागत करते हैं। हमारे साथ अब मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं। और मयूरेश, कल जो मूड और मोमेंटम था मार्केट्स में, आज वो पूरी तरीके से उल्टा होते हुए दिखा है। बट ऐसे में ही देखिए बड़ी थीम्स पर काम ज़रूर करना चाहिए। मयूरेश, एक बार पावर थीम पर आपका व्यू दीजिए और साथ ही टाटा पावर खास तौर से एक बार आपका व्यू समझना चाहेंगे, क्योंकि अब न्यूज़ ये है कि इन्होंने जो इनका मुंद्रा प्लांट है वो फिर से उसके ऑपरेशंस रिज्यूम कर लिए हैं। क्या मायने रखता है ये टाटा पावर के लिए, और ओवरऑल क्या पावर स्पेस आपको अच्छा लग रहा है? गुड मॉर्निंग। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक पावर इज वन स्पेस जो जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी आई थिंक तगड़ी तरीके से बनी पड़ी है मार्केट्स में। और ईरान या मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे एक मिनिमल इम्पैक्ट शायद ये क्षेत्र पे आ सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक मुहिम है सरकार की इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल्स, जो 500 गीगावाट की टारगेट इन्होंने रखी है, एज वेल एज जो थर्मल एडिशंस होंगे, आई थिंक जो पूरी इकोसिस्टम है बिकॉज ऑफ द कैपिटल स्पेंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, ईपीसी हो या एक्सिलरी प्लेयर्स हो, शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। टाटा पावर के केस में आई थिंक जो इन्होंने खुद ने लक्ष्य लिए हैं FY30 के हिसाब से, दैट दे वांट टू डबल देयर एबिटा इन फैक्ट, जो मुंद्रा की न्यूज़ है ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ ह्यूज पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑपरेशंस टोटल एसओटीपी जो इनकी वैल्यूएशन आ रही थी वो कहीं ना कहीं क्रिम्प कर रहे थे। बट विथ आई थिंक दिस पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज़ एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, कहीं ना कहीं आई थिंक एक वैल्यू एडिशन होती है। दूसरा, आई थिंक जो कैपिटल स्पेंड्स टाटा पावर ने खुद ने प्लान किए हैं अगले 4 या 5 वर्षों के लिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, वो रिन्यूएबल्स हो एज वेल एज थर्मल हो, a large part of that, in fact 89% of that will go into the non-regulated business, यानी जो ROEs हो सकते हैं वो regulated ROEs से काफी बेहतर हो सकते हैं। At the same time again I think मैनेजमेंट का कहना बहुत साफ है कि डेट EBITDA या डेट इक्विटी लेवल्स 1.25 1.5 के ऊपर ये लेके नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए आई थिंक कैलिब्रेटेड केपेक्स होगा, बट एक्सपेंशन होगा अप्रूवल्स के साथ। ऑब्वियसली आई थिंक ROE एक्सपेंशन इज समथिंग दैट वी आर प्रॉब्ली लुकिंग एट। जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर्स हैं यहाँ पे 3x ग्रोथ देख रहे हैं। जहाँ तक ट्रांसमिशन लाइंस और रेवेन्यूज का सवाल रहा है, यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ ये उम्मीद करते हैं। व्हेन इट कम्स टू पंप स्टोरेज इज वेल, यहाँ पे सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप पावर का दिख रही है, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक शायद एक कंप्लीट प्ले है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट प्रॉब्ली कम्स टू एनी जनरेटिंग एसेट। तो जिनके पास टाटा पावर है बिल्कुल बने। नहीं रहने की सलाह आ रही है टाटा पावर के लिए, और पावर स्पेस ओवरऑल आप ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। पर चलिए और भी काउंटर्स की चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, बट उससे पहले आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। स्वागत है आपका एटीनो संदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम, और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी सृष्टि शर्मा और विकास कुमार। हमारे एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ हैं, और आज बाजार के लिए एक मुश्किल दिन है। आप देखिए प्री ओपन के लेवल तो आ गए हैं, हालांकि अभी प्री ओपन में 1% ही नीचे निफ्टी दिखाई देगा, करीब 250 अंकों की गिरावट है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी 350 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा था, क्योंकि ट्रंप ने आके फिर से एक नया बाउंसर डाल दिया, और ट्रंप ने यह कहा कि अगले 2 से 3 हफ्ते में हम ईरान पर और बड़ा हमला करेंगे, क्योंकि ईरान की जो नई जो सरकार है वो उनसे युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत नहीं करना चाह रही है। तो ये एक टेंशन बाजारों के लिए फिर से है, और कल गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो आज इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र ये होगा, और वीकेंड की अनिश्चितता से पहले आज बाजार में फिर से हो सकता है कि गिरावट का एक बुरा दौर देखें। हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार बता रहे हैं कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और शेयरों पर भी हम व्यू ले रहे हैं। इंडेक्स पर आगे हम एक व्यू लेंगे जब ये लेवल सेटल हो जाएंगे 9:08 के आसपास, तो एक राय हम जरूर लेंगे। लेकिन पहले अब जो हम शेयरों की चर्चा कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। एक्मे सोलार को लेकर एक खबर आई है कि इन्होंने एक नया प्लांट अपना कमीशन किया है। एक्मे सोलार, अंशु जी अगर मैं सही बोल रहा हूं तो शायद आपने कल या परसों में आपने रेकमेंड किया था एक्मे सोलार के शेयर को, जरा फिर से अपने लेवल बताइए। न्यूज अच्छी है, हालांकि बाजार का माहौल खराब है, रणनीति क्या होनी चाहिए आज? सर आपने सही कहा, ये हमने रेकमेंड किया था 260 263 और जोन में
274 का हाई बना है, 274 का हमारा टारगेट था जो टेस्ट हुआ है। एक्सटेंशन देख रहे हैं, कपनानी पैटर्न बना हुआ है 124 दिन का। अब अगर 274 रुपए के ऊपर टिकता है तो फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा 290 294 तक के टारगेट्स के लिए। 2 दिन से इनसाइड बार कंसोलिडेशन लोअर वॉल्यूम्स पे बन रहा है जो अपने आप में पॉजिटिव है, बट लॉन्ग पोजीशन तभी लेना है जब ब्रेकआउट बने, और ब्रेकआउट बनेगा 274 के ऊपर। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट लॉन्ग पोजीशन ब्रेकआउट के बाद ही बनेगी। ठीक है, 274 के ऊपर ही लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह है। ये राय है अंशुल जी की एक्मे सोलार को लेकर। प्रेस्टीज एस्टेट में भी कल हमने देखा कि तेजी हुई। हालांकि रियल एस्टेट में जो तमाम शेयर हैं अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे आके कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड देखने को ये मिल रहा है कि जो बेंगलुरु वाली जो कंपनीज हैं, चाहे शोभा हो, प्रेस्टीज हो, पूर्वांकरा हो, ये सारी की सारी कंपनीज लगातार नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। और प्रेस्टीज को लेकर खबर आई है कि गुरुग्राम में इन्होंने बड़ी रियल्टी डील की है और सेक्टर 92 में 17 एकड़ जमीन के लिए इन्होंने जेडीए साइन किया है और जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू जो है 4,200 करोड़ रुपए की है। राय आपसे नरेश जी चाहिए रियल एस्टेट काउंटर्स को लेकर। हमने देखा कि आईटी में जब हमने थोड़े मंदी के दौर देखे तो उसका सीधा का सीधा इंपैक्ट ये रियल एस्टेट पर भी आया था, बेंगलुरु वाली खास तौर से। राय आपकी प्रेस्टीज या फिर पूरा ओवरऑल आप रियल एस्टेट पैक को लेकर राय दीजिए, करना क्या है अभी? नहीं, ये तो मॉर्निंग अभिषेक जी, आई थिंक सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज है प्रेस्टीज के लिए, बट आई थिंक दो चीजें हैं एज यू राइटली पॉइंटेड आउट। आई थिंक जो एआई रिलेटेड डिसरप्शंस है उसके वजह से आईटी क्षेत्र को कितना फर्क पड़ता है, एक बहुत बड़ा टेक अवे होने वाला है अगले कुछ हफ्तों में। वी हैव सीन क्वाइट अ नंबर ऑफ ले ऑफ्स अनफॉर्चुनेटली अक्रॉस द ग्लोब, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आई थिंक इट्स नॉट गुड न्यूज फॉर द सेक्टर एंड फॉर रियल एस्टेट जनरली इन टर्म्स ऑफ डिमांड डायनेमिक्स। दूसरा, आई थिंक जो फेंस सेक्टर्स थे, there is a lot of uncertainty Middle East concerns को लेके, whether there can be an inflationary impact etc. consumer discretionary spending पे भी थोड़े I think question marks आ सकते हैं if this war probably escalates and elongates। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है to not pass prices through और absorb करने की पूरी कोशिश चल रही है which will not let inflation pass through। बट कहीं ना कहीं I think एक जो discretionary spending होता है, और real estate is a pocket where there is high वैल्यू टिकट स्पेंडिंग, यानी ये जो दो अनिश्चितताएं हैं इन टर्म्स ऑफ एआई अडॉप्शन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज और मिडिल ईस्ट कंसर्न्स ऑन वेरियस सेक्टर्स अलोंग विद इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ये फेंस सिटर्स को थोड़ा आई थिंक दूर रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग significant capital investments या even probably taking mortgages at this point of time। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो नंबर्स रहेंगे वो थोड़े म्यूटेड ही रह सकते हैं। इन्वेंट्री बिल्टअप हमने देखी है अक्रॉस रियल एस्टेट प्लेयर्स अक्रॉस जोग्राफिकल एरियाज। तो मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशंस कुछ प्लेयर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हो गई है, प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं, बट डू यू गो अग्रेसिवली इन दी स्टॉक्स जब आपको थोड़ी अनिश्चितता लग रही है बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर? मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए बिफोर यू एंटर दिस। ये रियल एस्टेट काउंटर्स को लेकर एक व्यू हो गया। एक राय जरा मैं ना ओला इलेक्ट्रिक के भी शेयर पर लेना चाहूँगा। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर बता दूं कि मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, लेकिन मार्च में जो नंबर इन्होंने दिए हैं उसमें ज़बरदस्त रिकवरी आई है। रजिस्ट्रेशन 150% से ज़्यादा बढ़कर 10,117 यूनिट है। डेली ऑर्डर 1,000 यूनिट के पार है। सवाल ये है कि जो ओला जो नंबर दे रहा है ना, इस पर कितना यकीन करें, ये भी सवालों के घेरे में कई बार रहते हैं। और कंपनी का ये कहना है कि जो इन्होंने कैंपेन चलाया था एंड आइस एज, इस कैंपेन से बेहतर सर्विस से बूस्ट मिला है। रचित जी, आपका व्यू ओला इलेक्ट्रिक को लेकर? गिरते गिरते 25 रुपए का भाव, लोअर लेवल से हल्की रिकवरी। हालांकि अभी भी कंपनी ना ये स्टार्टअप वाली मेंटेलिटी से बाहर नहीं आ रही है, अभी भी गिमिक्स पे भरोसा ज्यादा है। कंज्यूमर्स का भरोसा तो लगातार कम हो रहा है कंपनी के ऊपर। आपकी राय? अभिषेक सर, इसके लिए मैं एक डिस्क्लोजर और दे देता हूँ, क्योंकि 90 रुपए के भाव में हमने इसके लिए टारगेट दिया था 10 रुपए का, और वहां पे भी बोला था कि बाय मत करिएगा। एक बेसिक कंसेप्ट है सर, व्हेन वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ कंपनी, पहले देखते हैं मैनेजमेंट, फिर देखते हैं फाइनेंशियल्स और फिर आते हैं टेक्निकल्स पे।
मैं लेवल 1 पे ही फेल हो जाता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट एंड द प्रमोटर ग्रुप। उनकी कमेंट्री ट्रम्प साहब से बहुत ज्यादा क्लोजर मुझे सेंस फील होता है। तो क्लियर केस है ये। जो हम एक परसेंटेज टर्म्स में पेंट अप देख रहे हैं डिमांड में, ये छोटे बेस के कारण है। इसको बहुत ज्यादा पढ़ना, इसमें दिमाग लगाने लायक कोई भी बात नहीं है। अगर पोजीशन है और आपको कोई अपमूव मिलता है हायर लेवल्स पे, प्लीज एग्जिट करने की कोशिश करिएगा। द स्टॉक इज नॉट प्रॉमिसिंग, द कंपनी इज नॉट प्रॉमिसिंग, पोजीशन मत बनाइएगा कहीं भी। आपको 28 से 30-34 की रेंज अगर देखने को मिल जाए, एग्जिट करिए, पोजीशन मत बनाइए। बिल्कुल, एग्जिट कीजिए, पोजीशन मत बनाइए। लेकिन एक कंपनी है जहां पे खबरें आई हैं, और कल जो है वो, कल भी खबरों की वजह से ये शेयर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिखा के गया था। 7% के आसपास की तेजी दिखी थी। पेस डिजिटेक, पेस डिजिटेक में आज फिर एक खबर आई है कि 495 करोड़ का ऑर्डर इनको एनटीपीसी से मिला है बिहार में, और 495 करोड़ का ऑर्डर बड़ा ऑर्डर है फिर से। आज देखिए, हालांकि मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो हो सकता है कि ये नेगेटिव की तरफ खुले, क्योंकि प्री ओपन में साइंस ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन एक राय इसके ऊपर चाहिए, और राय लेंगे कुणाल जी से। कुणाल जी, पेस डिजिटेक को जरा एक बार चेक कीजिए, बताइए, कल बड़ी तेजी देखने को मिली थी, आज भी एक पॉजिटिव खबर आई है। वेल, इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, जिस हिसाब से ये स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, नो डाउट कल बहुत ही बढ़िया मोमेंटम थी। स्टॉक एक अच्छे खासे लेवल पे था, 8% ऊपर था। लेकिन कल जो हाई स्टॉक ने बनाया 158.70, वहीं पे 10 डेज मूविंग एवरेज आ रहा है, वहीं से का रेजिस्टेंस फेस किया है। टाइमिंग के लिए थोड़ा अवॉइड कीजिए, वही बेहतर रहेगा। स्टॉक अगर आने वाले दिनों में 157 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो फिर एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। वरना वापस ये स्टॉक आपको फ्रेश लो दिखा भी सकता है, जो 139 के नीचे आपको देखने को मिले। सो जो लेवल ध्यान में रखना है टेक्निकली, वो रहेगा सर आपका 157 वाला। 57 का लेवल टिकता है अगर, तो उसके ऊपर तेजी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी अवॉइड करना है। ये राय कुणाल जी की तरफ से आती हुई। अच्छा, एक कंपनी इंडिगो जो कल से लगातार चर्चा में है, और आज भी एक खबर ये है कि कंपनी ने अपने फ्यूल सरचार्जेस बढ़ा दिए हैं, क्योंकि एटीएफ के प्राइसेस महंगे हुए हैं। तो उन्होंने डोमेस्टिक रूट पे 275 रुपये से 950 रुपये के आसपास जो है वो सरचार्जेस बढ़ाए हैं, और इंटरनेशनल रूट पे तो 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, 1,000 रुपये से लेकर। कल जो खबर आई थी वो उनके नए सीईओ को लेकर आई थी। जो विलियम वॉल्श अब नए सीईओ उनके बने हैं। जल्दी ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, देखने को मिलेगी उनकी नई ज्वाइनिंग भी। और कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस का भी रुख जो है वो पॉजिटिव अब नज़र आ रहा है। तमाम ब्रोकरेजेस जो है वो अपने बाई रेटिंग को रीट्रेट कर रहे हैं। टारगेट 6-6 हज़ार रुपये तक के देखने को मिल रहे हैं। इंडिगो पर एक राय मयूरेश जी से लेंगे, फंडामेंटल व्यू उनसे लेंगे कि क्या करना चाहिए इस वक्त। आज देखिए, प्री ओपन में 2.5% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन कल बड़ी तेजी दिखाई थी, 6-7% चढ़ के ये शेयर जो है वो बंद हुआ था। इंडिगो पर क्या करना चाहिए मयूरेश जी इस वक्त? क्या ये एंट्री के लिए तैयार है? यहाँ पे लोगों को खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि काफी गिरावट देखने को मिल चुकी है इस शेयर में। आई थिंक जो क्रूड की कीमतें हैं, और जैसे क्रूड वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, यू आर नॉट रियली श्योर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग रिलेटेड मेजर्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सरकार, जैसे मैं कह रहा था मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में, पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और अगर ये एलोंगेट होता है, दैट इज द रिस्क फॉर एविएशन स्टॉक्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक अपसाइड रिस्क बनती है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक पास थ्रू इफेक्ट आएगा। और अगर एक पास थ्रू इफेक्ट आएगा, तो आई थिंक कंपनीज विल हैव टू ईदर बेयर दैट और पास दैट थ्रू। अगर पास थ्रू करते हैं तो डिमांड पे इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली आई थिंक एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है व्हेन यू प्रॉब्ली लुकिंग एट न्यूज फ्लो इफ दिस एस्केलेट्स अगेन, क्योंकि पूरी की पूरी चीज आई थिंक मिडिल ईस्ट डी एस्केलेशन के ऊपर निर्भर रहेगी। अगर ये डी एस्केलेशन नहीं होता और एस्केलेशन, आई थिंक, और द वॉर स्टेटस रिमेन स्टेटस को, कहीं ना कहीं आई थिंक जो फ्लायर्स हैं, डोमेस्टिक फ्लायर्स फिर भी फ्लाई करते रहेंगे, बट इंटरनेशनल राउट जो प्रॉफिटेबल होते हैं, काफी एविएशन कंपनीज इंक्लूडिंग इंटरग्लोब एविएशन, वो सरकमस्पेक्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक बिकॉज ऑफ द बेस वन सिनेरियो, आई थिंक कितनी प्राइसेस बढ़ती है या एब्जॉर्ब करती है या पास थ्रू करती है, कहीं ना कहीं आई थिंक डिमांड रिलेटेड इश्यूज एज वेल एज सप्लाई रिलेटेड इश्यूज, इस पे आई थिंक थोड़ी एक सरकमस्पेक्ट जैसी स्थिति निर्माण होती है।
जो शायद अर्निंग्स को प्रभाव ला सकती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल दीज मैक्रो रिलेटेड स्ट्रोक माइक्रो रिलेटेड जो सीपीएन होता है, इसकी अनिश्चितताएं आई थिंक शायद स्टॉक के अर्निंग्स पे प्ले आउट हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा रुकना चाहिए। आई थिंक जल्दबाजी ना करे टू एंटर स्टॉक एट दिस। ऑलराइट, तो चलिए इंटरग्लोब एविएशन इस काउंटर पर रखेंगे नज़र, बट आज जिस तरीके से क्रूड का एक हम मूव देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक डैम्पनर साबित हो सकता है। इस पर्टिकुलर काउंटर पर भी रखेंगे नज़र। पर चलिए अब मार्केट की ओपनिंग के लिए तैयार होते हैं। आज देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से क्रूड रिलेटेड काउंटर्स फिर से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कल की तेज़ी तो हवा होती हुई दिखेगी। ऐसे में एक राहत की खबर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं रुपए में थोड़ी सी हमने स्ट्रेंथ लौटती हुई देखी है। आज 93 के आसपास जो है हमने शुरुआत देखी। अभी भी आप देखिए तो 93.5 पर रुपए खुलता हुआ नज़र आया है, और इसी के चलते देखते हैं कि मार्केट में इसका कुछ सपोर्ट मिलता है या नहीं। हाल फिलहाल आरबीआई की तरफ से भी कई सारे कदम इस पे उठाए गए हैं। इसका इम्पैक्ट बैंक्स पे कैसे रहेगा वो भी देखना अहम होगा, और रुपए को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि देखिए ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव हैं ही, बट जिस दिन रुपए जो है थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ लौटा था, उसी दिन हमने देखा था एक नया रिकॉर्ड लो छुआ था। तो क्या आज भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा या नहीं, ये भी एक मार्केट में डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। रिटेल काउंटर्स पे फिर से फोकस रहेगा, क्योंकि कई सारी रिटेल कंपनीज की तरफ से स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट आए हैं। ओएमसीज किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे, और डिफेंस काउंटर्स जहां पर बाजार का मोमेंटम है, कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है, वो होल्ड कर पाते हैं या नहीं कल की एक अच्छी तेजी के बाद, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो चलिए मार्केट की ओपनिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहां पर स्टार्टिंग में हम फ्रेश सौदे होते हुए देख रहे हैं। और शुरुआत में ही कमजोरी हावी होती हुई, जहां पर 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ फिलहाल निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और 22,300 के लेवल्स हम निफ्टी पर देख रहे हैं। देखते हैं कि दिन के दौरान ये लेवल्स टूटते हैं या नहीं। अभी तक तो इंट्राडे पर हमने इसे होल्ड किया है, और बोलते बोलते देखिए ये भी हवा होते हुए 400 अंकों की गिरावट फिलहाल आपको निफ्टी 50 दिखाएगा। निफ्टी बैंक भी बेहद कमजोर, निफ्टी से ज्यादा कमजोर आज निफ्टी बैंक, लगभग 2.5% की गिरावट आप यहां पर देखेंगे, और सेंसेक्स में भी 1400 अंकों से ज्यादा की फिलहाल हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखते हैं कौन से काउंटर्स में सबसे ज्यादा जोश है, और एक एक करके जो है कई सारे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर इंडिया विक्स में आप देख सकते हैं कि 4% का उछाल जो है आते हुए हम देख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन क्या कर रहा है, ये काउंटर पर भी एक बार नजर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिरावट जरूर थी, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी थोड़ी सी हम वीकनेस देख रहे हैं। देखते हैं कि जितने भी V2, V-Mart, रिटेल जैसे स्टॉक्स हैं, उनमें क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर भी हमें फिलहाल गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं। निफ्टी में बढ़ने वाले काउंटर्स कहाँ पर हैं, एक बार उन पे नज़र डालते हैं। और अगर हम स्क्रीन लेकर आ पाएँ जहाँ पर तमाम निफ्टी के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स हमें दिख रहे हैं, तो उस काउंटर पर एक बार नज़र डालेंगे, जहां पर निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो गिरावट हावी हो रही है वो फिलहाल अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स, अदानी पोर्ट्स में 3% की गिरावट है, अपोलो हॉस्पिटल्स में 1% से ज़्यादा की कमजोरी है, और जितने भी क्रूड रिलेटेड काउंटर्स हैं, एशियन पेंट्स, टायर काउंटर्स, इनमें फिर से आज हम बिकवाली होते हुए देख रहे हैं। सन फार्मा, जैसा कि हम बता भी रहे थे कि जितने भी फार्मा काउंटर्स हैं उन पर नज़र रहेगी, और सन फार्मा देखिए 4% की गिरावट दिखा रहा है, क्योंकि फार्मा में ब्रांडेड ड्रग्स में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जो है सन फार्मा का ही है। निफ्टी में एक्चुअली एक भी स्टॉक नहीं है जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। कुछ एक चुनिंदा आईटी काउंटर्स ज़रूर हैं जिनमें बिकवाली अन्य काउंटर्स के मुकाबले थोड़ी कम है, जिसमें HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, इनमें 1% से कम की कमजोरी है, बट गिरावट यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी बेहद नेगेटिव शुरुआत होती हुई फिलहाल भारतीय बाज़ारों की। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि मिड कैप काउंटर्स में कहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन हो रहा है, और SRF जैसा रचित जी भी हाईलाइट कर रहे थे कि कमज़ोर है, 4% की गिरावट आप यहां पे देखेंगे। जितनी भी पाइप कंपनीज हैं, एस्ट्रल, सुप्रीम, इनमें 4% से ज़्यादा की कमज़ोरी है, और रियल एस्टेट स्टॉक्स फिर से पिटाई का शिकार होते हुए। वोल्टास यहाँ पर भी नज़र रखिए, क्योंकि कल भी हमने देखा था जितने वाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स थे उनमें बिकवाली थी, और वो बिकवाली कंटिन्यू होती हुई। हालांकि ऑयल इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, ये कुछ काउंटर्स ज़रूर हैं जिनमें थोड़ा सा हम मूव देख रहे हैं, हरे निशान में वहाँ पर कारोबार हो रहा है, बट ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर शुरुआत फिलहाल बाज़ारों की,
और कोई भी स्टेबिलिटी के फिलहाल संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए इस कमजोरी के बाजार में समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि उन्होंने कॉशन तो कल जरूर रहने के लिए बोला था कि सतर्क रहिए, लॉन्ग से फिलहाल बच के जाइए, और ठीक हम वैसे ही होते हुए देख रहे हैं। बट अभी फिलहाल कहां पर मौके हैं वो समझेंगे और शुरू करेंगे उनसे उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना। तो बाजार ने परसों के भी निचले स्तर को आज ब्रेक कर दिया और गिरावट काफी ज्यादा है। निफ्टी के सभी 50 शेयर नीचे हैं और निफ्टी बैंक 11 महीने के निचले स्तर पर जाकर अब कारोबार कर रहे हैं। तो माहौल काफी ज्यादा नकारात्मक है, लेकिन इन ट्रेड समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के पास क्या है, उन्होंने बाजार में क्या आइडेंटिफाई किया है। शुरुआत करेंगे कुणाल जी आपसे, बताइए कहां पर आपकी नजर गई है और क्या ट्रेड होगा आपकी तरफ से। वेल, बाजार की बात करें तो 400 पॉइंट ऊपरी लेवल पे खुला है और जो प्रीवियस बॉटम बनाया था उसके नीचे भी बाजार है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जैसा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मैं कहूँगा टाइम देना चाहिए। जो वॉलेटिलिटी है वो एक बार सेटल डाउन हो जाए उसके बाद हमें एक क्लियर कट ट्रेड लेना चाहिए। तो हमने अदानी पावर दिया था, वो रेंज में है, वो फिलहाल खरीदारी करके जा सकते हैं। हमने जो एसएल और टारगेट दिए थे अकॉर्डिंग टू एसएल टारगेट बात कर लेते 144 का हमने एसएल दिया था, 153 के अराउंड है, वो फिलहाल आप यहाँ पर खरीदारी करके जा सकते हो। ओपनिंग का नया ट्रेड मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए। टारगेट क्या बताया आपने अडानी पावर के लिए कुणाल जी? टारगेट की बात कर लेते हैं तो सर हमने जो टारगेट दिखाए थे वो था 160 160, अब वो ब्रेक होते ही 171। ठीक है, 160 171 160 171 के टारगेट अडानी पावर के। हालांकि 3% नीचे ये खुला है और जो स्टॉप लॉस है 144 रुपए का है, यहां से 8 रुपए की दूरी पर है अडानी पावर। ठीक है, ये राय होगी। आज देखिए अब सारे के सारे शेयर अगर निफ्टी के नीचे नजर आए तो फिर तेजी का कॉन्फिडेंस आएगा कहां से, ये एक बड़ा सवाल है। अंशुल जी, दिग्गजों का हाल तो बुरा है, मिड कैप स्मॉल के भी पिटाई हो रही है, कोई ट्रेड आपकी तरफ से तेजी का? सर देखिए, मॉर्निंग ट्रेड ओपनिंग में हमने डिस्कस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल 22,226 और 50,500 50,400 की जोन, उसके नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। क्लियर वीकनेस दिख रही है, ओपनिंग ट्रेड अभी अवॉइड करके चलेंगे। मिड शो कहीं अगर कुछ ट्रेड दिखता है तो हम जरूर रिकमेंड करेंगे, बट ओपनिंग में अभी फिलहाल कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक स्कैनर में नहीं आ रहा है, यानी क्लियर वीकनेस है मार्केट में, थोड़ा सा हाथ रोक के काम करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही वीकनेस है। निफ्टी के 50 के 50 शेयर, सेंसेक्स के 30 के 30 शेयर, निफ्टी बैंक के 14 के 14 शेयर। जो भी बेंचमार्क इंडेक्स हम क्लोजली फॉलो करते हैं वहां पर पूरी तरह डिस्ट्रप्शन, और फिलहाल तो सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स भी आपको लाल निशान में ही नजर आएंगे। तो कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस कम ना हो तो ट्रेड ना लेना इज अ गुड स्ट्रैटेजी। रची जी, आप बताइए, आप इत्तेफाक रखते हैं अंशुल जी से? कोई ट्रेड आपके पास भी नहीं है या फिर कुछ आपने नगीना निकाला है बाजार में से? नहीं सर, मैं तो देखिए कल से उस जोन में बैठा हुआ हूँ जहां पे आज हम कमेंट्री सुन रहे हैं सबकी। मैं एक चीज और अभी क्योंकि प्रैक्टिकली अभी मैं एनालिस्ट से ज्यादा विसल ब्लोअर वाली सिचुएशन में अपने आप को फील कर रहा हूँ। एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन दे देता हूँ। बैंक निफ्टी जिस तरीके से बिहेव कर रही है, हो सकता है आज आपको नया 52 वीक लो देखने को मिल जाए। 50,000 के लेवल को अगर ये फर्स्ट हाफ में तोड़ देती है तो 48,600 के जो लेवल्स हैं वो आज ही आपको देखने को मिल सकते हैं। एक कॉशियस अप्रोच के साथ ही मार्केट में रहे। ठीक है, कॉशियस अप्रोच के साथ मार्केट में रहने की सलाह है। लेकिन सवाल यह है रची जी ना कि देखिए बाजार तो 3:30 ही बंद होगा, हम कितना भी जोर लगा लें पहले तो बंद होने वाला है नहीं। तो कुछ ट्रेड कुछ चर्चा तो आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। वो तो खैर रत्नेश जी से पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम मयूरेश जी से एक जरा फंडामेंटल नजरिया भी लेंगे। रत्नेश जी, आपके पास कोई ट्रेड है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए रेट सेंसिटिव में काफी कमजोर है। अच्छी जी ने बोला अभी पेंटिंग है स्टॉक में कमजोर है, तो मुझे ऐसा लगता है डीएलएफ में नया लो बना है, नया ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कमजोरी यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। 490 492 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 501 का, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस की वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। जो टारगेट आ सकता है वो 475 तक का टारगेट आ सकता है। 475 तक के टारगेट्स होंगे डीएलएफ के लिए। 501 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। डीएलएफ में शॉर्ट करने की सलाह।
ट्रेंड के साथ जा रहे हैं रत्नेश जी, और ये बढ़िया स्ट्रेटजी है। वैसे भी काफ़ी वीक रहे हैं ये सारे के सारे रियल एस्टेट काउंटर। अगर आप 52 वीक हाई से देखेंगे तो कई शेयर तो ऐसे हैं कि जो 45%, 50% भी नीचे आ गए हैं। और ये देखिए, मतलब किसने सोचा होगा आज से 4-6 महीने पहले कि डीएलएफ जो 900 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे वो गिर के 500 रुपए के भी नीचे आ जाएगा। तो बहुत ही बुरी स्थिति है। जहां पर कन्विक्शन है वो ट्रेड अपने एक्सपर्ट से हम समझ रहे हैं। मयूरेश जी, एक आपसे व्यू चाहिए मयूरेश जी। मतलब एडवाइजेबल यही होता है जो थंब रूल है ना, अब तो मतलब दर्शक इतने मेच्योर हो गए हैं कि जान गए हैं कि अच्छा बाय ऑन डिप करना है, बाजार को टाइम नहीं करना है, वीक स्टॉक से दूर रहना है, ट्रेंड के विपरीत जाना नहीं है। अब ये बताने वाली चीज तो रही नहीं सर, सब लोग समझ गए। आप बताइए कैसे गाइड करेंगे अब, क्योंकि बॉटम खोजते 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 बाजार अब 22,000 के मुहाने पर आ गया है। क्या राय होगी आपकी? नहीं अभिषेक जी, आई थिंक दो चीजें, जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है और इसको अभी एक महीना भर हो गया, एंड वी ऑलवेज न्यू एट द बिगिनिंग, आई थिंक जो अर्लियर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो रशिया यूक्रेन में भी एक नीजक रिएक्शन क्रूड प्राइसेस में देखा गया था, एंड देन इट स्टेबलाइज लुकिंग एट हाउ द सिचुएशन हैज प्लेड आउट। ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है व्हेन इट प्रॉब्ली कम्स टू जियोपॉलिटिक्स एज अ रीजन इटसेल्फ, लुकिंग एट द पोजीशनिंग ऑफ ईरान और जो रेजिस्टेंस अलाइड फोर्सेस फेस कर रही है, और एट द सेम टाइम आई थिंक स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से ऑयल कंट्रोल होता है, जो फैसिलिटीज डैमेज हुई है। आई वाज हियरिंग अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ग्लोबल न्यूज चैनल्स पे काफी दिनों से, एंड देयर कंसर्न इज कि ये सीप थ्रू शायद हो सकता है इवन इफ डी एस्केलेशन हैपेंस ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो फैसिलिटीज वापस ट्रैक पे आएगी उसको समय लगने वाला है। और इसलिए आई थिंक वंस द डी एस्केलेशन हैपेंस शायद एक झटका ऑयल नीचे की तरफ आ सकता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट Q4 और Q1 के नंबर्स पे आ सकता है। अगर ये एलोगेट होता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक अर्निंग्स की रिकवरी हमें Q3 में देखने मिली थी एज ग्रीन शूट्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट से जो बरकरार रहेगा, और जो लिक्विडिटी मेजर्स थे, आई थिंक द वर्ल्ड ओवर, आई थिंक इन्फ्लेशनरी मेजर्स के कारण या रिस्क के कारण, आई थिंक द टेक इज नाउ दैट देयर माइट बी रेट इंक्रीजेस दैट माइट प्रॉब्ली टेक प्लेस। बॉन्ड यील्ड्स जो 10 ईयर पेपर है, यूएस हो, जर्मनी के बुंड्स हो, जापानीज 10 ईयर हो, कहीं ना कहीं थोड़े रिट्रेस हुए हैं, बट दे आर स्टिल शोइंग साइंस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ इंस्टेबिलिटी रिलेटेड टू दीज मैक्रोस। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक पिछले कई हफ्तों से वी रिमेन्ड ऑन द साइडलाइंस, बहुत सिलेक्टिव रहे हम। आई थिंक वी हैव नॉट इवन डन लार्ज पार्ट ऑफ एडिशंस, क्योंकि हमें लगता है आई थिंक कैश पे रहना इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जो ये शायद कुछ हफ्ते आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से आई थिंक अनलेस देयर इज सम एलिमेंट ऑफ क्लैरिटी, और अगर वो क्लैरिटी आती है इन टर्म्स ऑफ डी एस्केलेशन या एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द वॉर बीइंग कॉल्ड ऑफ, मार्केट्स जोरदार चलेंगे, बट तब आई थिंक एक शॉर्टी रहेगी, द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर। जो सेक्टर्स Q4 Q1 में इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा, ऑब्वियसली आई थिंक फार्मा रहेगा, सिलेक्टिव पार रह सकता है, आप देख रहे हैं डोमेस्टिक एपरल पे जिनके अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं, या इवन सिलेक्टिव मेटल एंड माइनिंग नेम्स, स्पेसिफिकली माइनिंग नेम्स जिसका वॉर से इम्पैक्ट नहीं है और जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, जो बेहतर नतीजे पोस्ट कर सकते हैं। और इसलिए आपकी पोर्टफोलियो की पोजिशनिंग probably should be attuned towards these sectors. और जैसे आई थिंक स्थिति क्लैरिटी आ जाती है, देन बैंक्स एंड अदर एलिमेंट्स कैन स्टार्ट गेटिंग एडेड थ्रू। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी आपके नजर में रहनी चाहिए। हमने कल एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसकी एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ अभिषेक जी, हौसला रखिए, जो धुरंधर का डायलॉग से हमने बोरो किया है, या हौसला रखो, ईंधन भर के रखो, और बदले के वक्त पे बदला लो। बिल्कुल ठीक है, हौसला रखेंगे, ईंधन भर कर रखेंगे, यानी कैपिटल आपको अपनी बचा के रखनी है, ताकि जब मौका मिलेगा और बाजार अपने बॉटम के आसपास पहुंचेंगे, बॉटम तो ऑफ कोर्स प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन जब बॉटम के आसपास पहुंचेंगे तो आप अपना बदला, यानी आप अपने जो शेयर्स हैं वो चुन पाएंगे। ये स्ट्रेटजी है। चलिए एक काम करते हैं, कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर बातचीत करते हैं। एसी बनाने वाली कंपनियां लगातार कमजोर कल के बाजार में भी थी, और आज भी देखिए ब्लू स्टार जो है वो अपने 52 वीक लो पे पहुंच गया है। एक राय ब्लू स्टार के ऊपर कुणाल जी से लेते हैं। कुणाल जी, ये एसी मेकिंग कंपनियां गर्मी के बाद भी, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, उसके बावजूद जो है वो कुछ एक्शन दिखा नहीं रही है, कुछ हरकत हो नहीं रही है। यहाँ पर क्या राय आपकी है ब्लू स्टार या फिर इसके साथ जो तमाम और कंपनियां हैं, वोल्टास है, क्रॉम्पटन है, इसके अलावा जो कंपनियां हैं और बजाज वगैरह, इन पे आपकी क्या राय है गोदरेज कंज्यूमर के साथ साथ?
वेल नो डाउट गर्मी इतनी बढ़ गई है कि अभी क्या है कि एसी की डिमांड बढ़ गई है। एंड जब भी मार्च स्टार्ट होता है तभी से ये सारे के सारे स्टॉक में एक हलचल से हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा पिक्चर लग रहा है क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है। नो डाउट गर्मी लास्ट लास्ट ईयर से थोड़ी गर्मी बढ़ी है, लेकिन बिक्री भी बढ़ी है, लेकिन जो मोमेंटम हमें शेयर प्राइस में देखने को मिलना चाहिए वो अभी फिलहाल नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट। एंड आप वोल्टास की बात कर लीजिए, ब्लू स्टार की बात कर लीजिए, सामने क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात कर लीजिए, तो जितने भी स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं थोड़े नेगेटिव साइड के ही है। इवन वोल्टास और ब्लू स्टार दोनों 52 वीक लो के नियर है। सो व्यू यहाँ पे टोटली अवॉइड करके चलने का बनेगा, पर्टिकुलरली फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। हाँ, फंडामेंटली काफी अच्छे स्टॉक है, उसमें दो राय नहीं है। एंड मैं कहूंगा कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी पर्टिकुलर स्टॉक, तो मैं कहूंगा कि ब्लू स्टार एंड वोल्टास दोनों बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। जहां पे आप 100 रुपये लगाना चाहते हो, एटलीस्ट 30 से 40 रुपये फिलहाल आप ये स्टॉक में लगा के जा सकते हो। मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए ये दोनों स्टॉक को मार्केट में अपने आप को संभालने के लिए, उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको ये दोनों स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है वो थोड़ा संभाल के रखिए अपने कैपिटल को। और देखिए बात करते करते हैवेल्स भी जो है वो 52 वीक लो पे आ गया। 1152 का इन्होंने जो नया 52 वीक लो है वो टच किया है हैवेल्स ने। तो गिरावट लगातार इन शेयरों में देखने को मिल रही है। ब्लू स्टार और हैवेल्स 52 वीक लो पे आ गए हैं। वोल्टास में भी आज 4-4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कमज़ोर हैं ये स्टॉक्स फिलहाल के लिए। चलिए जरा फार्मा शेयरों पर बातचीत करते हैं। हमने जो है वो सन फार्मा की बातचीत की, और अब देखिए सिप्ला भी जो है वो गिरावट का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं 2% 3% के आसपास की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रही है। 52 वीक लो पे पहुंच गया है ये भी शेयर। क्या करना चाहिए फार्मा शेयरों पे इन लेवल्स पे? अंशुल जी से जरा चेक करते हैं कोई फार्मा शेयर उन्हें पसंद है क्या। अंशुल जी। सिप्ला पे हम कंटिन्यूअसली नेगेटिव रहे हैं। 1281 के ब्रेकडाउन पे हमने शॉर्ट सजेस्ट किया था। 1148 तक के टारगेट के लिए 1169 आया है। और कंटिन्यूअसली हमने मेंशन किया कि फार्मा में अगर आपको लॉन्ग रहना है तो नैटको फार्मा इकलौता स्टॉक है जहाँ पे कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ और बाइंग दिखती है। शॉर्ट बाउट्स में जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है हम बाई कॉल देते हैं। टारगेट्स भी अचीव हुए हैं, बट ओवरऑल सिप्ला बहुत वीक है। अभी भी 1148 के टारगेट नहीं अचीव हुए। जब तक ये नहीं अचीव हो रहे हैं बाउंस बैक हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 1148 इज द लेवल जहां से अगर आप शॉर्ट हैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग की फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं दिख रही है। चलिए सिप्ला यहाँ पर फिलहाल अवॉइड करके चले और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ फिलहाल ना तलाशे। देखिए किस तरीके से जो है सिप्ला अलग अलग टाइम फ्रेम्स में गिरावट का ही शिकार हुआ है। पर चलिए अब स्वागत करते हैं गौरव शर्मा का भी, वो भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव गुड मॉर्निंग। इतनी अच्छी मॉर्निंग तो नहीं हुई है भारतीय बाजारों की, बट ऐसे में कोई स्टॉक जो कि आपके लिए स्टैंड आउट करता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी काउंटर्स में तो वीकनेस है, आईटी थोड़ा रिकवर ज़रूर कर रहा है। कोई काउंटर जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो? Hi, Shrishti. Rightly said, not a very good morning for the equity markets, but still good morning to all the viewers. सेल की तरफ ही जाएंगे। बाजार नेगेटिविटी की तरफ है। दरवाजे खुल गए हैं 21,900 और 21,700 लेवल्स के। फर्दर डिक्लाइन की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। देयरफॉर जो आज स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है फॉर द सेल साइड, इट इज भारत फोर्ज। कंजेशन रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया है। ब्रेकर के गैप के साथ ओपन हुआ, 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है करंटली एट 1625। करंट मंथ फ्यूचर्स को सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1665 का, एंड 1550 के एक पोजिशनल बेसिस के मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं नेक्स्ट वीक तक। आज एक ही स्टॉक अभी फिलहाल मैं रेकमेंड करूंगा, एंड आई विल वेट फॉर सम स्टेबिलिटी टू इनिशिएट फॉर। ऑलराइट, तो चलिए एक ही कॉल फिलहाल यहाँ पर इनिशिएट करते हुए, और भारत फोर्ज देखिए जिस तरीके से कमेंट्री भी आ रही है तमाम कमर्शियल व्हीकल काउंटर्स की, ऐसे में भारत फोर्ज हालांकि इनका एक्सपोजर थोड़ा यूएस मार्केट्स में ज़्यादा है, बट पूरे अगर डिमांड साइकिल की बात करें तो वो तो हैम्पर हुआ ही है, और इसके चलते ये काउंटर फोकस में भी है फिलहाल। गौरव इस पे सेल कॉल देते हुए 1550 के टारगेट्स फिलहाल ये सुझाते हुए दिख रहे हैं। बट इस बीच देखिए फिलहाल कोई स्टेबिलिटी के संकेत नहीं है, बट आईटी एटलीस्ट थोड़ा सा रिकवर ज़रूर कर रहा है। बट रचित, क्या ऐसे बाज़ार में आईटी से भी दूर रहना चाहिए? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर वैल्यू बाइज की तलाश ज़रूर करेंगे कुछ इन्वेस्टर्स। आईटी
अब हम जानते ही हैं किस तरीके से चर्चा में रहा है, चाहे वो एआई की मार हो, बट अब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं। क्या कहना है आपका आईटी के बारे में? ओके, शायद रचित से हमारा संपर्क टूट चुका है। अंशुल, आपका कोई व्यू आईटी काउंटर्स पे, क्योंकि आज के बाजार में भी टीसीएस, इन्फोसिस, कोफोर्ज निचले स्तरों से थोड़े से रिकवर जरूर किए हैं, बट क्या आपको लगता है ये रिकवरी और आ सकती है? देखिए, सीएनएक्स आईटी में 17 मार्च को जो लो लगा था, वहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने नया लो बनाया है, लेकिन ये हायर लो बना रहा है। 10-20 मूविंग एवरेज रिजेक्ट करने के बाद भी हायर लो है, तो प्रोबेबली एक बार वापस से हम 20 डे मूविंग एवरेज 29,966 तक जा सकते हैं, और वो लेवल निकलता है तो फिर फर्दर एक बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा 31,300 तक। बट ये बाउंस बैक है, सेलॉन रैलीज वाला स्ट्रक्चर रहेगा इनटू मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक। लार्ज कैप स्टॉक में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन जरूर किया जा सकता है। बिल्कुल। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में थोड़ा एक्यूमुलेशन जो है वो किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो बाजार में ओवरऑल सतर्क ही रहना है। इस बीच देखिए, निफ्टी आईटी में ना निचले स्तरों से रिकवरी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। माफ कीजिएगा, थोड़े आईटी शेयर्स जो है वो निगेटिव जो है वो निचले स्तरों से थोड़े रिकवर होते हुए दिखे हैं। निफ्टी आईटी की अगर आप रिकवरी देखेंगे निचले स्तरों से, तो करीब करीब 200 अंकों की रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। 0.5% के आसपास की रिकवरी देखने को मिलेगी। आईटी शेयरों में थोड़ा बहुत जो है वो मोमेंटम जो है वो वापस रिकवरी का दिख रहा है। अच्छा, मयूरेश जी से एक व्यू आईटी शेयरों पर लेते हैं। उसकी वजह यह है मयूरेश जी, देखिए कल भी जैसे ही मौका मिला आईटी सेक्टर जो है वो 3% चढ़ गया। जैसे ही मौका मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने बांध कर रखा हो आईटी शेयरों को, और मौका मिलते ही ये जो है वो दौड़ लगा देते हैं। क्या अब ये जो आईटी शेयर्स हैं इनमें बिकवाली पूरी हो चुकी है, क्योंकि तमाम बड़े दिग्गज काउंटर जो है वो अब अपने 52 वीक लो के पास जा चुके हैं, उससे भी नीचे जा चुके हैं। तो क्या अब ये चलने को तैयार हो चुके हैं? इनके लिए परेशानियां अब थोड़ी दूर हो चुकी हैं, थोड़ी बेहतर हो चुकी है स्थितियां इनके लिए? आपका क्या व्यू है ओवरऑल आईटी सेक्टर पर? नहीं, जो कंप्लीट एआई डिस्रप्शन है, आई थिंक ये प्ले आउट होते रहेगा पूरे क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि जैसे अनाउंसमेंट होते रहेंगे बाय ग्लोबल ऑटोमेशन प्लेयर्स या इवन हाइपर स्केलर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर अपने शेयरों पे आएगा, बिकॉज आर आईटी सेक्टर और आईटी मॉडल इज प्योरली बेस्ड ऑन आउटसोर्सिंग। अभी भी ये मॉडल बरकरार रहेगा अगले कुछ तिमाहियों तक। पर आई थिंक जो दो चीजें उभर के आ रही है, एक आई थिंक जो एआई प्रोसेसेस हैं ये ट्रेडिशनल प्रोसेसेस को किस हद तक ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड एट व्हाट पेस, आई थिंक दैट इज दैट अननोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा, आई थिंक जो मल्टी मिलियन या बिलियन डॉलर डील्स हैं, क्या उस पर कोई एक प्राइसिंग इम्पैक्ट देखने मिलेगा? एंड देयरफॉर आई थिंक ये जो क्वार्टर रहता है जैन टू मार्च, एक डिटरमाइनिंग क्वार्टर रहता है इन टर्म्स ऑफ हाउ ऑर्डर्स विल प्रॉब्ली फ्लो थ्रू, प्राइसिंग कैसे रहेगी, जिसके ऊपर एक फोरकास्टिंग होती है इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। तो इट्स नॉट जस्ट इंडियन आईटी, हम ग्लोबल लेवल पे भी आई थिंक काफी आईटी कंपनीज को मैप करेंगे। Q4 in our case, Q1 in their case, when it comes to European and American companies, including hyperscalers, कि मैनेजमेंट ये सारी चीजें कैसे देख रही है, जो मैक्रो एनवायरनमेंट अभी उभर के आ रहा है, वहां से कुछ इम्पैक्ट देखने मिल रहा है क्या सेक्टर्स पे, ऑर्डर्स पे, प्राइसिंग पे? आई थिंक ये काफी वेरिएबल्स है जो सेक्टर को बूझना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम the entire AI disruption that is probably happening. तो जो I think accelerated investments लगेंगी in terms of creating substacks या application layers across agentic agents, because that proportion is very very low, single digits में है, mid single digits for a lot of large players as well. But I think worst in terms of price is largely done with, मेरे ख्याल से I think जो price damage है वो IT क्षेत्र के लिए हो चुका है खत्म। Q4 नतीजों के बाद एक एनालिसिस किया जा सकता है कि कौन सा स्टॉक प्रॉब्ली बेटर प्लेस्ड है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि रिजल्ट स्टार्ट होंगे, और उससे आई थिंक एक विनर्स विद इन दिस ग्रुप का हमें पता चलेगा। तो आई थिंक रिजल्ट्स की राह देखें एंड देन प्रॉब्ली चूज। मुझे लगता है आई थिंक एम्फेसिस मिड कैप पैक में या कोफोर्ज मिड कैप पैक में आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए, वहां पे थोड़े बेहतर कमेंट्रीज आ सकती है। ठीक है, कोफोर्ज और एम्फेसिस आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। माहौल देखिए स्थिर हो, स्टेबल हो, उसके बाद आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल तो हल्के से गेंस के साथ कोफोर्ज नजर आ जाएगा, और कोफोर्ज उन गिने चुने शेयरों में है जहां पर आपको आज के सत्र में तेजी दिखाई देगी। अदरवाइज निफ्टी है 400 अंक नीचे, 22,280 के आसपास के लेवल आपको नजर आएंगे,
और सोमवार का जो लो था 22,280 के आसपास था, उसको इंट्राडे में ब्रीच भी किया है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है लगभग 11,15 अंकों की है और 50,300 के पास आके निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है, यानी कि अपने हाई से लगभग 11,000 अंक नीचे निफ्टी बैंक आ चुका है। अच्छा, निफ्टी बैंक की बात करें तो एक बैंकिंग स्टॉक की बात करते हैं। गौरव जी, यस बैंक को लेकर व्यू दीजिए। यस बैंक गिरते गिरते फिर से वही भाव आ गया है जहां से हमने मतलब प्रीवियसली देखा है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता है शेयर। ये 17 रुपए के आसपास के लेवल हमें नजर आ रहे हैं। राय आपकी यस बैंक को लेकर? देखिए, बहुत कुछ हुआ यस बैंक में, लेकिन किस्मत बदली नहीं। एसएमबीसी को प्रमोटर का टैग भी मिल गया, 25% उन्होंने स्टेक लिया, उसके बाद भी हमने सेहत सुधरते हुए देखी नहीं। क्या राय होगी आपकी यस बैंक को लेकर? अभिषेक जी, मॉर्निंग। आपने सही कहा, सिचुएशन सुधरी नहीं है, इवन वर्सन अप हुई है उस कवर के बाद जब से एसबीआई ने अपना पुल बैक किया है। नाउ दिस बैंक इज कंप्लीटली ऑन इट्स ओन। फर्दर गिरावट के चांसेस ज्यादा हैं। 16 रुपए 20 पैसे तक मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा इस स्टॉक के लिए। अगर इसके नीचे भी इसका ट्रिगर बनता है और आगे फर्दर ब्रेकडाउन आता है 1620 के नीचे, तो और एक्सटेंसिव सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगा। सो जिनके पास है उन्हें मैं फिलहाल एग्जिट की सलाह दूंगा, स्पेशली अगर ट्रेडिंग पोजीशन बना के रखी है तो। इवन फॉर इन्वेस्टमेंट 1620 के नीचे मुझे कोई भी समझ नहीं आता है कि स्टॉक को रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, येस बैंक को लेकर ये राय होगी। एक राय कुणाल जी आपसे चाहिए हमें जियो फाइनेंशियल को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है रिसेंटली शेयर। ये अब जियो फाइनेंशियल भी लगातार हमने देखा कि खबरें आई, अपने ऑपरेशंस को लगातार अब ये मजबूत कर रहे हैं। टाइप्स तो बड़े बड़े इन्होंने किए, ब्लैक रॉक से जेवी किया और अलग अलग तमाम जो भी वर्टिकल्स हो सकते हैं कैपिटल मार्केट के, वहाँ पर इन्होंने एंट्री कर ली है। लेकिन ऊपरी स्तरों से ज़्यादा गिरावट, 225 रुपए के भाव, और टेंशन हो सकता है कि ये एनबीएफसी स्टॉक की और बढ़ जाए। जो अगले हफ्ते जो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, शायद दरों में इजाफे का भी एक सिनेरियो बन सकता है। इस पर भी मयूरेश जी से एक व्यू लेंगे। लेकिन क्या राय होगी आपकी जियो फाइनेंशियल को लेकर? अच्छा, कुणाल जी हमारे साथ लगता है नहीं है। अंशु जी, आप राय दीजिए, आप राय दीजिए जियो फाइनेंशियल को लेकर क्या करना है? सर देखिए, जियो फाइनेंस का मेजर सपोर्ट ऑन द डाउन साइड 234 230 की जोन थी, उसके नीचे चल रहा है, तो फिलहाल के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। वॉच लिस्ट में जरूर बनाए रखना चाहिए। 234 रुपए के ऊपर आता है तो बॉक्स का जो ब्रेकडाउन है, ये स्ट्रक्चर फेल होगा। और लार्ज कैप स्टॉक्स में जनरली स्ट्रक्चर जब फेल होता है, बेरिश स्ट्रक्चर, बहुत तेजी से बाइंग आती है। तो 234 का लेवल वॉच करना चाहिए। 234 निकलता है तो इमीडिएट बाई बनेगा 248 के लिए। तो 234 निकलने तक के लिए आपको वेट एंड वॉच मोड में रहना है। 234 के ऊपर बाइंग स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 234 रुपए के ऊपर निकलने के बाद ही इस पर आपको बुलिश होना है। और ये 234 का अब इस हफ्ते तो नहीं मिलेगा, ये आपको अगले हफ्ते भाव मिलेगा। तो फिलहाल इसको भी आप अवॉइड लिस्ट में डाल दीजिए। 26 मार्च 2020 के बाद रुपए में सबसे बड़ी मजबूती आई है। रुपए को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई तरह तरह के कदम उठा रहा है। और कल जो मेजर्स उन्होंने उठाया उसके बाद आप देखिए, 1 रुपए 153 पैसे की रिकवरी है रुपए में, और डॉलर के मुकाबले 93.28 पर फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए ये नजर आएगा। मयूरेश जी, बिफोर वी लेट यू गो, आप जरा ये बताइए कि आरबीआई की जो अगली पॉलिसी आने वाली है उसमें आप क्या कमेंट्री एंटिसिपेट करके चल रहे हैं आरबीआई गवर्नर की तरफ से? देखिए, ये जियो पॉलिटिक्स हो गया, करेंसी डेप्रिशिएशन हो गया, ये तो मुद्दे छाए रहेंगे ही रहेंगे। आप जरा ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक सिनेरियो बन सकता है रेट हाइक का यहां से? ये पॉलिसी में तो नहीं अभिषेक जी, क्योंकि आई थिंक दी रेगुलेटर विल प्रॉब्ली, द सेंट्रल बैंक विल प्रॉब्ली लाइक टू वॉच आउट कि इवेंट्स कैसे अनफोल्ड या ट्रांसलेट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट मूव्स ले रही है टू प्रॉब्ली इंश्योर कि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, स्पेसिफिकली विथ
राइज इन क्रूड प्राइसेस, उसको ये शायद चेक में रख रहे हैं दिस जंक्चर। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक रेट हाइक का सिनेरियो शायद ये पॉलिसी में उभर के नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आउटसाइड ऑल द एलिमेंट्स दैट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट, जो सबसे अहम मुद्दा मैं देखना चाहता हूँ आरबीआई पॉलिसी में है इज द लिक्विडिटी मेजर्स। कहीं ना कहीं आई थिंक जो लिक्विडिटी सपोर्ट मार्केट देखना चाहता है इन अनसर्टन टाइम्स लाइक दीज, to probably ensure that selective industries, selective sectors get their fair share of capital, उसको आरबीआई किस हद से लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स से एक एक इम्प्लीकेशन ला पाता है, ये सबसे अहम मुद्दा होगा। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जो अहम मुद्दा ये भी होगा इन टर्म्स ऑफ द डॉलर डिप्रिसिएशन। बट ये हमको समझना चाहिए अभिषेक जी कि अगर आप बाकी करेंसीज देखें इमर्जिंग मार्केट में, तो रुपी की फॉल उतनी नहीं रही है। ऑब्वियसली वे फॉलन in the past few weeks before the war started. But I think rupee dollar management और liquidity management, ये सबसे दो महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे मेरे हिसाब से इन दी आरबीआई पॉलिसी। ऑलराइट, तो चलिए आरबीआई की पॉलिसी, उनकी कमेंट्री पर ज़रूर नज़र रहेगी। और 6 से 8 अप्रैल को जो है ये पॉलिसी आएगी, 8 तारीख को अनाउंसमेंट्स आएंगे, उस पर बाजार की पैनी नज़र रहेगी। पर मयूरेश जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और मार्केट पर अपना व्यू हमसे साझा किया। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रुपया तो आज फेवर में है ही, देखते हैं इसका मार्केट पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखता है, क्योंकि रिकवरी का अटेम्प्ट तो है बट बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी अभी तक हमने नहीं देखी है। बट इस बीच एक और काउंटर जिसने कल भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था वो था एवेन्यू सुपरमार्ट्स। निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये काउंटर जो है हरे निशान में लौटा है। और अंशुल, क्या यहाँ पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कल के हाइस को भी पार करते हुए ऊपर निकल रहा है ये काउंटर। देखिए, इस पे कल भी हमने डिस्कस किया था लगभग 4100 ऑड लेवल्स पे कि ऊपर में 4300 का पहला आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, जो लगभग 50% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का। और 4300 के ऊपर सस्टेन करता है तो 4387 ये दूसरा लेवल होगा। तो पहला लेवल अचीव हुआ है, सेकेंड लेवल 4387 ये मोस्ट लाइकली अचीव होना चाहिए, क्योंकि साथ में वी मार्ट और दूसरे काउंटर्स भी चल रहे हैं सेम स्पेस के। तो मोमेंटम बना हुआ है स्पेस में। 4387 यहाँ तक ही अपमूव मिल सकती है। राइट, तो चलिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पर रखनी है नज़र। बट क्विकली एक बार गौरव जी आपका व्यू सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एस्ट्रल, सुप्रीम जैसे काउंटर्स चले थे, अब इनके लिए भी कहीं ना कहीं डिमांड और साथ ही सप्लाई, रॉ मटेरियल रिलेटेड कंसर्न्स जो हैं सामने खड़े हुए हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और कितना कमज़ोर हो सकता है? देखिए सृष्टि, कंसर्निंग एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं फॉर दीज कंपनीज। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स विल हैव देयर टोल और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। प्राइसिंग प्रेशर रहेगा, मार्जिन प्रेशर रहेगा। क्रूड अभी भी 5% ऊपर है, एज वी स्पीक 105 के भाव के आसपास अभी भी चल रहा है। कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर, आई डू नॉट सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। यहाँ से मुझे और गिरावट के चांसेस लग रहे हैं। थोड़ा पिछले ऑफ लेट हमने देखा था कि कुछ बढ़त आई थी बट वो सस्टेन नहीं की। अगर यहाँ से युद्ध की स्थिति और गहराती है एंड इट कंटिन्यूज फॉर अनदर कपल ऑफ वीक्स, तो आई थिंक ये शेयर हमें 3200 3100 की रेंज में इजीली मिल जाएगा। सो इट इज अ परफेक्ट शॉर्ट सेल कैंडिडेट। ट्रेडर्स को एग्जिट की सलाह रहेगी, इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियसली देखें। अगर शेयर का भाव 3100 के नीचे स्लिप करता है तो आई थिंक वहां पे अपना पोजीशन को रिड्यूस करने का टाइम आ जाएगा, फिर 2500 की तरफ बढ़ेगा आगे। वीकनेस अहेड। ऑलराइट, तो वीकनेस तो है ही, और अगर और वीकनेस गिराती है तो 2500 की तरफ भी बढ़ सकता है ये पर्टिकुलर काउंटर। कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो हैं आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। बट इस बीच देखिए फार्मा की गिरावट नहीं रुक रही है। देखिए खबर तो यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप नए टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं, बट अब खबर के डिटेल में जाएं तो उन्होंने उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जितनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो है टैरिफ का ऐलान हो सकता है। बट उससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारी एमएनसीज के साथ ऑलरेडी डील की है, जहां पर पूरे दुनिया की कई सारी दिग्गज कंपनीज के साथ ऑलरेडी उन्होंने डील कर ली है। ब्रांडेड पोर्टफोलियो वाले काउंटर्स पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ सकता है। सन फार्मा का हमने जिक्र किया, पर औरोबिंदो फार्मा ये भी काफ़ी एक्सपोजर रखता है यूएस में। हालांकि बायोकॉन, इसके भी कई सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ये भी 5.5% लुढ़कता हुआ नज़र आ रहा है। अंशुल जी, कोई कमज़ोर करी फार्मा स्पेस में जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे?
देखिए सिप्ला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये वीक काउंटर है, सामने लुपिन में भी डाउनसाइड आती हुई दिख रही है और सन फार्मा ये भी कुछ हद तक वीक दिख रहा है। इसमें लुपिन में आज फाइनली डबल टॉप का बल्कि कह सकते हैं ट्रिपल टॉप का ब्रेकडाउन बना है 2241 के नीचे। हालांकि अब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, बट जो ब्रेकडाउन है 2241 इसका टारगेट 2149 के राउंड आ रहा है, जहां पे गैप भी छूटा हुआ है, तो 2149 फिल कर सकता है। सामने सन फार्मा में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, वीकनेस गैप के साथ आई है, लेकिन ये गैप प्रीवियस एक जो बुलिश गैप था उसको फिल किया है। तो सन फार्मा में डाउनसाइड लिमिटेड रह सकती है, बट लुपिन क्लियरली वीकनेस है 2149 और वो नहीं प्रोटेक्ट होता है तो फिर 2088 ये दो लेवल टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो ये राय फार्मा शेयरों पर आपको मिलती हुई। चलिए इस बीच ना क्यूएसआर कंपनियों पर ज़रा फोकस करते हैं। दो कंपनियां आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एक दिव्यानी इंटरनेशनल और दूसरा सफायर फूड्स। पिज़्ज़ा हट और केएफसी ऑपरेट करने वाली ये कंपनियां हैं। और देखिए आज जो है वो दोनों कंपनियां अपने 52 वीक लो पर आ गई हैं। गिरावट लगातार जारी है। निश्चित तौर पे एक कंसर्न तो है ही कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं वो महंगे हुए हैं, उसकी वजह से जो है वो थोड़ा असर तो हुआ ही है। बट इन क्यूएसआर कंपनियों पे इसका बहुत ज़्यादा असर इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके जो मोस्टली जो किचन्स हैं वो हॉट प्लेट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक के होते हैं और वहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा असर आना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी शेयरों पे गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। दिव्यानी इंटरनेशनल, सफायर फूड्स। गौरव जी, इन दोनों शेयरों पर आपकी कोई राय है क्या? लगातार गिरावट दिखा रहे हैं ये शेयर, 52 वीक लो पे पहुंच गए हैं। क्लियर कट एग्जिट कैंडिडेट्स हैं, नो सेकंड थॉट्स ऑन दैट फ्रंट। दोनों के अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है और ये फिनोमिना अभी या इस युद्ध से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे लंबे समय से भी हम देखें तो दे हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग। निरंतर गिरावट आ रही है। सफायर फूड्स के अंदर 350 350 की रेंज से गिरता गिरता भी 150 आ गया है, लेस देन हाफ रह गया है। समवॉट सिमिलर इज द केस विद दिव्यानी। दिव्यानी के अंदर गिरावट स्टार्ट हुई थी जब ये लगभग 180-90 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, अभी 90-92 आ चुका है, अगेन हाफ द लेवल। यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट लगता नहीं है कि हमें निवेशित रहना चाहिए और कई अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय बाजार के अंदर जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, नेमली आईटी। उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें एक रिवर्सल स्विफ्ट मिलेगा, जल्दी मिलेगा और कहीं ना कहीं दे हैव अ मोर कॉन्फिडेंट बिजनेस मॉडल। बिल्कुल। तो ये राय जो है वो क्यूएसआर कंपनियों के शेयरों पर है कि आप यहाँ से बिल्कुल एग्जिट कर जाइए अगर आपके पास हैं ये शेयर तो। अच्छा, एक शेयर जो है इस कमज़ोर बाजार में ना बहुत अच्छी खासी मजबूती 63 लाख के वॉल्यूम के साथ दिखा रहा है, लेटेंट व्यू का। आप लेटेंट व्यू का शेयर लेकर आइए। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज से जुड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज से जुड़ी कंपनी है। 6000 करोड़ के मार्केट कैप की बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं है, छोटी कंपनी है, लेकिन देखिए आज जो है वो 70 लाख के वॉल्यूम के साथ 6-7% की तेजी ये शेयर दिखा रहा है। अंशुल जी, जरा इस के चार्ट को एक बार चेक कीजिए, क्या कह रहा है इसका चार्ट? कोई मौके बनते हैं क्या यहाँ पे? सर देखिए, परफेक्ट स्टॉक जो बाउंस बैक के लिए जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियरली स्टॉक में 33 दिन में 48% करेक्ट हुआ था। पिछले 6 दिन से बेस बना रहा था। 10 डे मूविंग एवरेज 3 बार टेस्ट करके उसको न्यूट्रलाइज किया और आज फाइनली 10 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आया है। 591% वॉल्यूम राइज है, 7 मिलियन का वॉल्यूम हो चुका है अगेंस्ट 1 मिलियन 50 डे एवरेज वॉल्यूम। ऊपर में 20 डे मूविंग एवरेज 286, ये पहला लेवल रहेगा जो बुल्स टेस्ट करना चाहेंगे और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर थोड़ी सी अपसाइड बनेगी 309 रुपीज तक। तो बाउंस बैक का कैंडिडेट है। 287 पहला लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो 309, ये दो लेवल टेस्ट किए जा सकते हैं ऑन द बाउंस बैक। चूंकि बाउंस बैक कैंडिडेट है, क्वांटिटी छोटी रखनी चाहिए और रिस्क लेने जैसी है, लॉन्ग ट्रेड एक बार किया जा सकता है। ठीक है, लेटेंट व्यू को लेकर ये व्यू 6% ऊपर आपको ये शेयर नीचे दिखाई देगा, लेकिन अगले शेयर की जो बात करेंगे वो 6% नीचे है और शेयर का नाम है ब्लू स्टार और ये 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। गौरव जी, आपसे ब्लू स्टार को लेकर व्यू चाहिए। एक राय दीजिए, क्या कॉन्ट्रा जाने पर विचार करें थोड़ा सा और, अगर नीचे आ जाए तो थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम रख के 2 से 3 महीने का? अभिषेक जी, जो कल और आज की जो गिरावट है वो फ्यूल्ड है मेट डिपार्टमेंट की न्यूज से कि शायद इस बार भी समर्स इम्पैक्टेड रहेंगे, यानी कि इट विल बी
less hotter summer this season as well. Weather disturbance हमें northern part of India में already नजर आ भी रहा है, जहाँ पे इस मौसम में continued बारिश हो रही है. So उसका impact ही पिछले साल आया. Inventories खड़ी रह गई AC manufacturers के पास, Amber Enterprises, Blue Star, वोल्टास अमंग दोस्त. और आई थिंक अभी पिछले 2 दिनों में 650 से 1450 की जो गिरावट है वो उसी के द्वारा है. एंड इफ दैट होल्ड्स ट्रू तो आई थिंक हमें आने वाले 2-4 महीनों में भी कुछ मीनिंगफुल रिवर्सल नहीं दिखेगा, बिकॉज इफ द बिजनेस इज इम्पैक्टेड एट लार्ज तो यहाँ पे नहीं होगा, माल नहीं बिकेगा तो शेयर के अंदर अपटिक भी नहीं आएगा. तो इट इज द टाइम टू स्टे अवे फ्रॉम दीज स्टॉक्स. लेट अस वेट फॉर सम मोर टाइम, थोड़ा स्टेबिलिटी देखते हैं और उसके बाद कुछ डिसीजन बनाएंगे. एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है ब्लू स्टार के शेयर को. ब्लू स्टार के साथ साथ अब देखिए मेरी टिकर टीम लगातार आपको दिखा रही है एस्ट्रल का शेयर भी लगभग इतना ही नीचे है और प्राइस भी उसके आसपास के ही है. 1470 रुपए के आसपास के भाव होंगे एस्ट्रल के. और ये भी कहीं ना कहीं गर्मियों का ही प्ले है. पाइप वाली ये कंपनी है और हमने देखा था कि युद्ध की जब शुरुआत हुई उसके पहले तो तेज रफ्तार से एस्ट्रल का शेयर दौड़ रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ सत्र से मोमेंटम लगातार इसमें वीक हो रहा है. और ये जो खबर है ना कि इस साल थोड़ी गर्मियां सामान्य से कम पड़ेंगी, उसने थोड़ा सा हमने देखा कि और प्रॉफिट टेकिंग को ट्रिगर किया है. एस्ट्रल कितना नीचे आ सकता है अंशुल जी, क्या राय होगी? क्या यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं इसको? सर बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए. एस्ट्रल में आज गैप के साथ फील्ड ब्रेकआउट बना है. 1586 का ब्रेकआउट जो 2 बार हमने प्ले किया था, टारगेट्स अचीव हुए थे. तीसरी बार कोई भी सपोर्ट जब तीसरी बार टेस्ट होता है तो फेल होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं और आज गैप के साथ उस सपोर्ट को या ब्रेकआउट पॉइंट को फेल किया है. तो लॉन्ग लिक्विडेशन आना स्टार्ट होगा. लॉन्ग लिक्विडेशन का जो पहला ही लेवल आता है सपोर्ट 1457 का आता है. 1457 इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट होते हुए दिख रहा है और इसके नीचे जैसे ही निकलता है बॉक्स का जो लोअर एंड है 1348, इसका टारगेट खुल जाएगा. क्लियर कट फील्ड ब्रेकआउट है बुलिश. लॉन्ग लिक्विडेशन आ रहा है 1469 के नीचे, ये और तेजी से 1459 के नीचे ये और तेज होगा 1348 तक. ठीक है, 1348 तक गिर सकता है और 1459 रुपए के नीचे गया तो इसमें बिकवाली की जो रफ्तार है और ज्यादा बढ़ जाएगी. क्या बड़े एक्सीडेंट के लिए यूबीएल भी तैयार हो रहा है? क्योंकि 1500 रुपए के नीचे भाव इसका आ गया है. 5.5% की गिरावट यूबीएल के शेयर में है. गौरव जी, क्या यहां पर शॉर्ट करके पैसे बन जाएंगे या फिर अवॉइड करें अभी इसको? अभिषेक जी, यस इट इज अ शॉर्ट कैंडिडेट. पुल बैक देखने को मिला था हमें, इसके अंदर एक स्टेलर अप मूव आया था फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर, उसको होल्ड नहीं कर पाया. 100 पीरियड मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से फिजल डाउन होते हुए नजर आ रहा है. करंट लेवल जो 1500 है, इस लेवल पे भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं. 1450 से 1400 के करीब के 1400 तक के नीचे में हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसके प्रीवियस लेवल जहां से इसने पिछली बार सपोर्ट लेके उठा था, ये वही लेवल्स पे वापस आ जाएगा आने वाले कुछ दिनों में. ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर यूनाइटेड ब्रीवरीज, यहाँ पर आज एक ब्रोकरेज का डाउनग्रेड भी आया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5% से ज़्यादा की कमज़ोरी. हाल फिलहाल सप्लाई रिलेटेड चैलेंजेस बहुत हैं, जिसमें कि ग्लास प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बेयर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं डिमांड पर भी इम्पैक्ट आने की गुंजाइश है. बट इस बीच देखिए मात्र आईटी ही वो काउंटर है जो कि थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, बट इतनी भी कोई स्टीपर वहाँ पे मूव्स है नहीं. बट एलएनटी फिर से एक बार कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है. और अंशुल जी, काफ़ी इसने एक ट्रेड दिखा दिया है, क्योंकि जैसे ही टेंशन्स ईज आउट होने की बात होती है फिर स्टॉक चलने लगता है, फिर जब टेंशन्स बढ़ती हैं फिर गिरावट का शिकार. क्या लगता है आपको, एलएनटी इस तरीके से जो मूव्स दिखा रहा है कहाँ पर जाने के लिए तैयार है? यहाँ पे लॉन्ग के पोजीशंस लेने चाहिए या फिर थोड़ा सा और वीक हो सकता है करेंट सिनेरियो में? देखिए कल इस स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट किया था ऑन द पुल बैक. 20 डे मूविंग एवरेज बड़ा रेजिस्टेंस होता है और 3655 के ऊपर फील्ड ब्रेकआउट भी बना है और 20 डे मूविंग एवरेज भी रिजेक्ट हुआ है. तो इसका डाउनसाइड जो टारगेट फिलहाल इस सेटअप पे खुला है 3405 का खुला है. तो 3405 तक एक डाउनसाइड बन सकती है. उस जोन में अगर कहीं रिजेक्शन बनता है तो बाउंस बैक बनेगा. बट ऑन इमीडिएट बेसिस जो आज कैप के साथ ब्रेकडाउन आया है, इसका टारगेट 3405 खुला है.
ऑलराइट, तो चलिए एलएनटी यहाँ पर जो लेवल्स हाईलाइट किए हैं अंशुल जी ने, उन पर ध्यान ज़रूर रहेगा। बट इसी के साथ हमारे दोनों मेहमानों का हम बहुत 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 शुक्रिया करना चाहेंगे। अंशुल जी और गौरव, बहुत शुक्रिया, आज आप जुड़े और तमाम काउंटर्स पर हमसे चर्चा की, मार्केट पे अपना व्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त तो चला है कमोडिटी मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन जानने का। चलते हैं हमारी सहयोगी तृप्ति के पास, जो कि पूरे एक्शन को लेकर तैयार हैं। फिलहाल तृप्ति, काफ़ी एक्शन देखिए, ना ही सिर्फ हम इक्विटी मार्केट्स में मूव देख रहे हैं, बल्कि क्रूड और गोल्ड में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चाल है। बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह की करंट सिचुएशन है उसको